सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनेवाल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून जैनब, साहिल, परवीन, कबल। बहुत ठंडे सच में साहिल, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है तुम लोगों को, हाँ। गुड इवनिंग भूमि, खुशी, राज, कामिनी, राधे राधे, राधे कृष्ण, गौरव। क्या है, क्या माहौल है आपके यहाँ पर, क्या बहुत ज्यादा ठंड है क्या? गुड आफ्टरनून सुभाषी, क्या हाल चाल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो बहुत एक्सट्रीम वाली ठंड है, ठंड के साथ साथ बारिश भी हो रही है। गुड आफ्टरनून सोल एडिट्स, क्रिश, अभिराज, राधे राधे। गुड आफ्टरनून हर्षि गुप्ता। आप लोगों के यहाँ क्या है, वॉइस तो सही है विनीत? और इंक्रीज करवानी है क्या आप लोगों को? काठमांडू में भी बहुत ठंड है ऐसा? आशीष, बहुत बहुत ज्यादा है ये, आज कुछ ज्यादा ही है। अच्छा, कहीं कहीं बिल्कुल भी ठंड नहीं भाई यार। ये सभी राजस्थान में बहुत ठंड है, आज भी बारिश है यहाँ पर तो। अभी इस ठंड में आलस बहुत आता होगा, राइट आप लोगों को? हाँ, तो अभी कंपनी लॉ की क्लास में आने का तो आलस को दूर भगा के आने का, ठीक है। और अपनी अपनी तबीयत का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। फैशन में मत रहना, बिकॉज अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई, कोल्ड हो गया ना, फीवर हो गया, तो 2-3 दिन वेस्ट हो जाएंगे। इस टाइम पे हम ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपके 2-3 दिन वेस्ट हो जाए। तो प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। थर्मल्स पहनो, पूरे पूरे कपड़े पहनो, ध्यान रखो, हीटर लगाओ, ठीक है। चलो चलो चलो, आज हम लोग कंपनी लॉ में एक नया सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। आज हम ये पढ़ने वाले हैं टुडे। वी आर गोइंग टू सी द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। शेल वी स्टार्ट? क्या स्टार्ट करें? हैंड्स फ्रीली नहीं होते, होता है सुभाषिस ऐसा। चलो, सी, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, विच इज चैप्टर नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या क्या टॉपिक्स देखने वाले हैं? डिविडेंड, सेक्शन 2 क्लॉज 35, टाइप्स ऑफ डिविडेंड क्या होते हैं, रूल 3, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो अब तो दिल दिमाग सब कुछ यही चाहिए, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हाथ को फ्रीज नहीं करना और दिमाग को फ्रीज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आज का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, टॉकिंग अबाउट द वेटेज, जो कि आप पूछने वाले हो। इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स का वेटेज रहता है हमारे चैप्टर नंबर 8 का, ठीक है। स्टार्ट करें, अभी कोई फ्रीज नहीं रहने वाला है। सी, आपका चैप्टर का नाम पढ़ा था आपने, चैप्टर का नाम क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। यहाँ पर कंपनी अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पैसा ही पैसा, उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जब भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर को, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या कहलाता है? वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है डिविडेंड। तो कंपनी जब अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है टू द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर से, इसे कहा जाता है डिविडेंड। डिविडेंड कहाँ से आया है? डिविडेंड डिराइव हुआ है उसके लैटिन वर्ड डिविडेंडम से, और डिविडेंडम का मतलब क्या होता है? थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जिन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंडम। अच्छा, इस चैप्टर में कौन से सेक्शन पढ़ने वाले हैं, कौन सा रूल पढ़ने वाले हैं? क्या कोई सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड पढ़ेंगे क्या? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देख लेते हैं। इस चैप्टर का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, विच मीन्स इस चैप्टर में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। हम कुछ सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 123 टू सेक्शन नंबर 127। ये सारे सेक्शन यहाँ पर कवर होने वाले हैं, ठीक है। फिर एक रूल कवर होगा, दैट इज कंपनी डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल 2014। ये एक रूल भी यहाँ पर जाने वाला। एंड एक सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड होगा। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या होता है, इसे कौन इशू करता है? इट इज इशू बाय आवर इंस्टीट्यूट, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। SS3 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है डिविडेंड के बारे में, ठीक है।
क्या आप लोगों को वॉइस बहुत ज़्यादा लो आ रही है क्या? जस्ट अ मिनट, मैं इंक्रीज करवा देती हूँ। साहिल, अभी तक तो आप लोग सेक्शन लिस्ट बनाते आए हो राइट? करवा दी वॉइस इंक्रीज, करवा दी है, करवा देंगी। मैंने मैसेज कर दिया, 80% को नोटिफाई कर दिया, आपकी वॉइस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट। चलो आगे बढ़ लेते हैं। कौन कौन से सेक्शंस इस चैप्टर में आपको आपकी सेक्शन लिस्ट के अंदर लिखने हैं, दैट इज आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये सेक्शन को लिख दो। डन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिविडेंड से ही। कितने तरह का डिविडेंड होता है? डिविडेंड मतलब क्या? तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी में बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत सारा पैसा ही पैसा है, प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, और जब ये डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स को, वो क्या कहलाता है? डिविडेंड यहाँ पर कहलाता है। ये डिविडेंड हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दे सकते हैं। राइट है यहाँ तक चीज हमारे पास। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, गोलमाल लिमिटेड है, गोलमाल लिमिटेड में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, पैसा ही पैसा, और तुम सब कौन हो? गोलमाल लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हो, राइट? तो हमारी गोलमाल लिमिटेड में मैं एज्यूम करती हूँ कितना प्रॉफिट हुआ है, गोलमाल लिमिटेड में 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो क्या मुझे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपलसरी है क्या? क्वेश्चन समझा? गोलमाल लिमिटेड हैज अर्नड प्रॉफिट ऑफ ₹1 करोड़। इज इट कंपलसरी फॉर गोलमाल लिमिटेड टू पे द डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स? क्या कंपलसरी है, बताओ? इज इट कंपलसरी? साउंड तो कुछ कट नहीं हो रही है, सोल एडिट्स, आई थिंक इट्स परफेक्ट। क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, इट इज़ नॉट कंपलसरी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उसे डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा। इट इज़ नॉट कंपलसरी। चाहे मेरी कंपनी में 1 करोड़ प्रॉफिट हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, या 100 करोड़ हो, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी टू डिक्लेयर डिविडेंड और टू पे द डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। ये कंपलसरी नहीं है। कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे सकती है, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी। तो इट मीन्स हमें समझ आ गया, इट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है, कंपनी का ऑब्लिगेशन नहीं है टू पे द डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। लेकिन 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 यहाँ पर क्या बोल दिया? मेरा वचन ही है मेरा शासन। एक बार अगर जो मैंने बोल दी तो मैं अब किसी की भी नहीं सुनती। इट मीन्स अगर कंपनी ने एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, अभी तक इट इज नॉट द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, बट इफ वंस इट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, उसने डिक्लेयर कर दिया है कि सुनो सुनो शेयर होल्डर्स, सुनो सुनो मेरे नादान परिंदो, हम क्या देने वाले हैं तुम्हें? यहाँ पर डिविडेंड देने वाले 10 रुपीज पर शेयर का। एक बार मैंने डिक्लेयर कर दिया तो अब ये कंपनी की लाइबिलिटी बन जाएगी, अब कंपनी को डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब कंपनी नहीं बोल सकती अरे वो तो हमने ऐसे ही बोल दिया था अब हमको नहीं देना। कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती। सो वंस इट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, सोच समझ बोलो, अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने, इट विल बिकम द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे द डिविडेंड। एम आई वेरी क्लियर? साहिल समझो मेरी बात को, इट इज़ नॉट कंपलसरी। कंपनीज चाहे तो डिविडेंड देगी, कंपनीज चाहे तो डिविडेंड नहीं देगी। शेयर्स हम सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए नहीं दे लेते, ठीक है? शेयर होल्डर्स जो शेयर लेते हैं वो कैपिटल रिटर्न के लिए लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैंने शेयर लिया जिसकी प्राइस 10 रुपीज़ थी, लेकिन 5 साल बाद मैं देख रही हूँ उस शेयर की प्राइस हो गई 100 रुपीज़, तो मुझे तो मेरा बेनिफिट मिल गया, मैं उस शेयर्स को सेल कर दूँ। समझे साहिल? तो ओनली एंड ओनली फॉर द डिविडेंड ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर्स शेयर लेते हैं, कैपिटल रिटर्न के लिए ज़्यादा लिया जाता है। परफेक्ट विशेष, एकदम परफेक्ट बोला आपने। अच्छा, अभी डिविडेंड मतलब क्या है एज पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 3? जरा देख लेते हैं ये SS3 क्या बोलना चाहता है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड मतलब क्या है? यहाँ पर बोला इनके अकॉर्डिंग डिविडेंड मतलब क्या? इनके अकॉर्डिंग डिविडेंड मतलब इंटरिम डिविडेंड। ओके,
और डिविडेंड मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड वेन एवर परमिटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स अवेलेबल ऑफ द सेम। बेसिकली आगे हम देखने वाले हैं डिविडेंड आर ऑफ टू टाइप्स। उससे पहला डिविडेंड है इंटरिम डिविडेंड। तो इस डेफिनेशन में बोल दिया इस डिविडेंड के अंदर वी आर गोइंग टू इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। और डिविडेंड मतलब प्रॉफिट को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, फ्री रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो टू द शेयर होल्डर्स, उसे हम लोग डिविडेंड बोलेंगे। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया जाता है ये आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगर आज साहिल ने हमारी कंपनी में 100 शेयर्स ले रखे हैं, कहने से साहिल ने इन्वेस्ट किया है, और अगर साहिल को यहाँ पर 100 रुपीज़ का डिविडेंड मिलता है तो हम क्या बोलेंगे, उसके इन्वेस्टमेंट पे उसे रिटर्न मिला है। दैट इज अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि मिलता है शेयर होल्डर्स को आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल। एम आई वेरी क्लियर? यहाँ तक डन है मेरे? क्या हम आगे बढ़े? तो डिविडेंड पे सेक्शंस कौन सा लगता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के, एक बार बताओ। सेक्शन 123 टू सेक्शन 127। डिविडेंड लैटिन वर्ड से आया है डिविडेंडम, जिसका मतलब क्या होता है, थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बेसिकली डिविडेंड मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जो है, जो फ्री रिजर्व से जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो शेयर होल्डर्स, इट इज नथिंग बट डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दे सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दे सकते हैं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 3 भी डिविडेंड को रेगुलेट करेगा। अभी वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ डिविडेंड। कितने तरह के डिविडेंड होते हैं? सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स टू इज पेड, किसके बेसिस पे, किसको पे किया जाता है। पहला है इक्विटी डिविडेंड एंड दूसरा है प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या लगता है इक्विटी डिविडेंड किसको देंगे? इक्विटी डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड जो किसको पे किया जाता है, टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। किसको पे किया जाएगा? ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड किसको पे किया जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड पे करा जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, बहुत ऐसा मुश्किल कुछ नहीं बताया हमने, राइट। अच्छा, अभी एक और चीज समझना, क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपलसरी होता है क्या? व्हाट डू यू थिंक, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपलसरी होता है क्या? नहीं नहीं, कंपलसरी नहीं होता है। कंपनी चाहे तो दे सकती है, लेकिन पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, आफ्टर दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। एम आई वेरी क्लियर? यस मैम, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट होती है। किस चीज की प्रेफरेंशियल राइट होती है? इनके पास प्रेफरेंशियल राइट होती है टू रिसीव द डिविडेंड। डिविडेंड को रिसीव करने के लिए प्रेफरेंशियल राइट होती है। तो यहाँ पर पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, फिर इक्विटी शेयर को। कहना ही राइट हियर, इट इज नॉट कंपल्सरी। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मुझे बताओ, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपलसरी है? सिर्फ इतना से बताओ, क्या कंपलसरी है? क्या मेरी कंपनी में लॉस हो रहा है, क्या फिर भी मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा क्या? तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है बताओ? इस चीज में काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। परफेक्ट, पीयूष, अर्पिता, भूमि, ओके, अरे वाह वाह। अब आए ना कंफ्यूजिंग आंसर्स, नो यस नो यस। समझो चीज को, बच्चों को लगता है प्रेफरेंस शेयर से हमारे पास, एंड बिकॉज वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स तो हमें तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, हमें तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा लगता है। बट दैट इज नॉट द केस। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा। बिकॉज 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 इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वहाँ पे क्या दे रखा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के लिए अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 100% मिलेगा ही मिलेगा। अदरवाइज अगर कंपनी को लॉस हो रहा है, इट इज नॉट कंपलसरी कि उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़े, वो कंपलसरी नहीं है। एम आई वेरी क्लियर?
अच्छा, उसमें भी हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखे थे, अगर याद हो, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, पिछले साल अगर आपको लॉस हुआ है तो इस साल का प्रॉफिट हुआ है, आपको इस साल भी डिविडेंड देंगे और पिछले साल का डिविडेंड भी हम देंगे, दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, राइट। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, कल प्रॉफिट होगा उस डिविडेंड देंगे, वरना डिविडेंड नहीं देंगे। ठीक है, क्या ये क्लियर है, समझ गया। इट मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना इज नॉट कंपलसरी। जनरली कंपनीज ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही देती हैं, क्यूमुलेटिव बहुत कम होता। क्या ये क्लियर है, कोई डाउट? अच्छा, जस्ट अ कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, इज द वॉइस परफेक्टली फाइन? इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ इशू इन द वॉइस? बीच में ब्रेक हो रहा है या कट हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? प्लीज गाइज एक बार कंफर्म कर दो, इज इट 100% परफेक्ट? इज द स्पीड फाइन? वॉइस कट हो रहा है, राइट? अभी बीच में तो नहीं हो रहा था, फिर से क्या दिक्कत गई है? वॉइस, अभी वॉइस ठीक है? इज द वॉइस परफेक्टली फाइन? अच्छा, लो लग रही है आप? नहीं, कट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ऐसा कुछ? कि आई वॉन्ट कि आपको बिल्कुल बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, वॉट आई वॉन्ट इज एकदम परफेक्टली हो हर चीज। दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन, इफ एनी सॉर्ट ऑफ इशू अकरिंग, प्लीज लेट मी नो दैट मैं आगे कन्वे कर पाऊँ और हमारा ये इशू परमानेंटली सॉल्व हो जाए, राइट? तो पहला इशू वॉइस लो है, दूसरा इशू है क्या वॉइस कट हो रही है बीच बीच में, या वो नहीं हो रहा है? सी आई वॉन्टेड टू रिजॉल्व दिस इशू। अभी तक एकदम परफेक्ट था, है ना, अभी तक कोई इशू आ ही नहीं रहा था हमें। अच्छा देखो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? क्यूमुलेटिव, हमने शेयर इन शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा था। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब आपका जो डिविडेंड है वो इकट्ठा होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं, 2022-23 में कंपनी को लॉस हुआ, डिविडेंड नहीं। 2023-24 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ, 23-24 का तो डिविडेंड मिलेगा ही, साथ में 22-23 का भी डिविडेंड मिलने वाला है। इट मीन्स जो लास्ट ईयर था उसका भी डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा, दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इकट्ठा होके डिविडेंड मिलेगा। लेट मी शेयर द नोट्स। ओके ओके आर्यन, वॉइस स्लो आ रहा है, अभी भी स्लो है क्या? अभी तो नहीं है बेटा, एक बार प्लीज आप आपका डिवाइस चेक करो। तो यस, वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड। पहला क्या देखा हमने, इक्विटी डिविडेंड, दूसरा है प्रेफरेंस डिविडेंड। अच्छा, और भी टाइम के बेसिस पे डिविडेंड होता है, किस टाइम पर डिविडेंड पे किया जा रहा है उसके बेसिस पे भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड। द फर्स्ट वन हियर इज फाइनल डिविडेंड एंड द सेकंड वन इज इंटरिम डिविडेंड। पहले बोलना सीखो मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ बोलना सीखो। दो तरह के डिविडेंड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि कब पे किया जा रहा है। सबसे पहला है फाइनल डिविडेंड एंड द सेकंड वन इज इंटरिम डिविडेंड। ओके, फाइनल और इंटरिम लिख कर बताओ ना जरा चैट बॉक्स में, फाइनल एंड इंटरिम। टोल एडिट्स बेटा, अभी तक बीच में लास्ट 5 to 6 डेज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा था माइक्रोफोन में, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, राइट? आप सब भी क्लास अटेंड करी, सीएस एग्जीक्यूटिव की ही क्लासेस ले रही हूँ, दैट्स वाई वो जो माइक वाला इशू था हमें लगा रिजॉल्व हो गया, बट अगर अभी प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसका वायरिंग चेंज करवाएंगे।
ये फाइनल एंड इंटरिम डिविडेंड। अच्छा लेट्स सी कि फाइनल डिविडेंड होता क्या है। अभी हम लोग देखने वाले फाइनल डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मतलब हमें आ गया कि कंपनी में बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी डिसाइड करती है इस प्रॉफिट को करना शेयर होल्डर्स को, उनके पास जो शेयर्स है उनके बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट और उसे बोला जाता है डिविडेंड। अच्छा फाइनल डिविडेंड जो होता है उसका मतलब क्या होता है। फाइनल डिविडेंड मतलब एक ही बार होगा। ये जो डिविडेंड है साल में कंपनी और सिर्फ एक बार डिक्लेयर कर, तो इट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी वंस इन अ ईयर, सिर्फ एक बार डिक्लेयर किया जाता है। साथ ही में बोला गया है ये डिविडेंड को डिक्लेयर करना इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। जरा याद करो अपना CSET का लीगल एप्टीट्यूड। ऑर्डिनरी बिजनेस कहाँ होते हैं, AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग में होते हैं, राइट। तो एनुअल जनरल मीटिंग में यहाँ पर ऑर्डिनरी बिजनेस होता है एंड दैट इज वाई बोला गया फाइनल डिविडेंड ऐसा डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग, और ये क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस है। अच्छा अच्छा, आई विल होल्ड द माइक इन माई हैंड, अभी बताना अगर अभी भी। रुको रुको, क्या बच्चा लोग, हाँ? अरे अरे मैं बोलूंगी ही नहीं तो वॉइस तो चला जाएगा ना। अभी 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 आई, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। इतना प्यारा चैप्टर है ना, पता नहीं क्यों बीच बीच में इशू आ रहा है। अभी क्या मैं सुनाई दे रही हूँ, क्या मैं दिखाई दे रही हूँ आप लोगों को। देखो टाइप्स ऑफ डिविडेंड में सबसे पहला डिविडेंड जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं दैट इज द फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड मतलब कैसा डिविडेंड है, ये एक ऐसा डिविडेंड है जो साल में सिर्फ एक बार ही दिया जाता है। इट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी वंस इन अ ईयर, बार 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 नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार मिलता है। ये जो डिविडेंड है ये AGM में डिक्लेयर होता है। ये कहाँ डिक्लेयर होता है, AGM में, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग में। और एनुअल जनरल मीटिंग में कौन से बिजनेसेस आते हैं बेटा, ऑर्डिनरी बिजनेस आते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। आपने CSET में ये जरूर देखा होगा, ठीक है। फाइनल डिविडेंड की सबसे मजेदार बात पता है क्या है, दैट इज ये जो फाइनल डिविडेंड होता है इसे रिकमेंड कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है। मतलब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं ये सोचते हैं कि बैठे बैठे क्या करें, कंपनी में इतना प्रॉफिट हो रहा है तो एक काम करते हैं हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, हम डिविडेंड को यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। इन्होंने सिर्फ रिकमेंड किया, विच इज एडवाइज करी है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फाइनल कब होगा, दैट डिविडेंड डिक्लेयर करना है या नहीं करना है, कौन फाइनल करता है, शेयर होल्डर्स फाइनल करते हैं, वो भी एनुअल जनरल मीटिंग में। तो वंस इट इज डिक्लेयर्ड नहीं, इट इज रिकमेंडेड, क्या बोल रही हूँ मैं, इट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, ठीक है। सेकेंडली इसे फाइनलाइज कौन करता है, शेयर होल्डर्स फाइनलाइज करते हैं इन द AGM। So it is recommended by the board of directors and declared by the shareholders in AGM. Okay? ये फाइनल डिविडेंड कब पे किया जाता है, जब मैं बोल रही हूँ फाइनल डिविडेंड है, इट मीन्स ये पे किया जाता है सब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाएंगे उसके बाद पे किया जाएगा। तो फाइनल डिविडेंड इज पेड आफ्टर द फाइनलाइजेशन अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज होने के बाद। अच्छा एक बार मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है शेयर होल्डर्स ने, क्या मैं उससे रिवोक कर सकती हूँ क्या, रिवोक मतलब वापस ले सकती हूँ क्या। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया कि 5% का हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, शेयर होल्डर्स ने बोला ठीक है करते हैं, डिक्लेयर करते 5%। लेकिन अभी मैंने कहा नहीं 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 मुझे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना, क्या मैं रिवोक कर सकती,
या नहीं, फाइनल डिविडेंड किसी भी सिचुएशन में रिवोक नहीं हो सकता है। वंस इट इज डिक्लेयर्ड इट बिकम्स अ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। एक बार डिक्लेयर कर दिया तो क्या हो गया, लाइबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, जनरल बात बोली गई है, फाइनल डिविडेंड क्या रेट होता है, वो जनरली ज़्यादा होता है इंटरिम डिविडेंड से। क्या यहाँ तक हमें किसी भी तरह कोई भी दिक्कत या परेशानी? फिर से बोलेंगे मेरे साथ, फाइनल डिविडेंड मतलब कैसा डिविडेंड, यू हैव टू स्पीक। दीदी फाइनल डिविडेंड साल में एक ही बार मिलेगा, कहाँ मिलता है, एनुअल जनरल मीटिंग में, इट इज ऑर्डिनरी बिजनेस। रिकमेंड कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, लेकिन फाइनल कब होगा, जब इट इज डिक्लेयर्ड बाय द शेयरहोल्डर्स इन द एजीएम। अकाउंट्स फाइनलाइज होने के बाद फाइनल डिविडेंड देते हैं। क्या फाइनल डिविडेंड आप यहाँ पर रिवोक कर सकते हो डिक्लेयर करने के बाद, ना 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 ना, फाइनल डिविडेंड कैन नॉट बी रिवोक्ड अगर आपने एक बार बोल दिया है तो। एम आई वेरी क्रिस्टल क्लियर, परफेक्ट। अच्छा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है, लाइव अटेंड कर रहा है, तो समझने की कोशिश करना इस चैप्टर को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरिम डिविडेंड। दो तरह के डिविडेंड देखे थे, पहला था फाइनल विच इज क्लियर, द सेकंड वन इज इंटरिम डिविडेंड। ये इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर किया जाता है, ये कब दिया जाता है, ये दो एजीएम के बीच में डिक्लेयर किया जाता है। तो दिस इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एजीएम। समझो समझो, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में 2023 2024 2023 में जो एजीएम हुई थी वो हुई, लेट्स अज्यूम 15th ऑफ जुलाई 23 को। ओके दीदी, 2024 में जो हम एजीएम करना चाह रहे हैं इट इज 5th ऑफ अप्रैल 24। जो भी डिविडेंड इस पीरियड के बीच में डिक्लेयर होता है, इस पीरियड के बीच में जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा उस डिविडेंड को क्या बोला जाएगा, इंटरिम डिविडेंड बोला जाएगा। कहना इसे इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एजीएम, दो एजीएम के बीच में इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है। क्या ये क्लियर हुआ है? ओके। इंटरिम डिविडेंड के केस में कौन डिविडेंड को डिक्लेयर करता है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिक्लेयर करते हैं। गाइस फाइनल डिविडेंड में क्या हो रहा था, इट इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट डिक्लेयर कौन कर रहा था, शेयर होल्डर्स। इंटरिम डिविडेंड में कौन डिक्लेयर कर रहा है यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या यहाँ तक समझ आया? अच्छा, फाइनल डिविडेंड हम कब पे करते थे, आफ्टर द फाइनलाइजेशन अकाउंट्स, जब सारे अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाते थे। इंटरिम डिविडेंड कब पे किया जाता है, बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। डिविडेंड के सारे ही प्रोविजंस इंटरिम डिविडेंड पर भी एप्लीकेबल होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है मेरी कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, क्या मैं उसे रिवोक कर सकती हूँ, क्या मैं वापस ले सकती हूँ? क्या डिक्लेयर करने के बाद रिवोक कर सकती हूँ? जनरली यू कैन नॉट रिवोक, लेकिन अगर इंटरिम डिविडेंड आपने कैसा इलीगली दिया है, गलत तरीके से दिया है, तो फिर आप उसे रिवोक कर सकते। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझा हमें? जरा ये देखो, आपकी चीजों को और क्लैरिटी मिलेगी इफ यू विल सी द डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस है फाइनल डिविडेंड के बीच में और इंटरिम डिविडेंड के बीच में। तुम्हें क्या लगता है? द फर्स्ट डिफरेंस इज द मीनिंग। ये जो डिविडेंड है इसे कौन रिकमेंड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिक्लेयर कौन करता है, मेंबर्स इन द एजीएम। इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर कौन डिक्लेयर करता है, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करता है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कब पे किया जाता है, बिटवीन टू एजीएम्स। अच्छा, पावर किसके पास है टू डिक्लेयर द डिविडेंड? फाइनल डिविडेंड है, द पावर लाइज विद द शेयर होल्डर्स और मेंबर्स के पास पावर्स है। बट द इन द केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड किसके पास पावर होती है, यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड है तो पावर होने वाली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। ठीक है, मीटिंग्स की बात करी जाए तो ये कहाँ डिक्लेयर होता है, अगर मेरी कंपनी फाइनल डिविडेंड देना चाहती है तो डिक्लेयर कहाँ होगा,
एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होगा, समझा। लेकिन अगर आप इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हो तब कहाँ डिक्लेयर होगा? बोर्ड मीटिंग में होगा ना दीदी, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फाइनलाइज कर रहे हैं। लॉजिकली समझ रहा है चीज़ों को। आप आराम से डिफरेंसेस लिख सकते हो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आएगी, सिर्फ ये बेसिस से भी आप लिख सकते हो। टाइम ऑफ डिक्लेरेशन क्या होने वाला है, कब डिक्लेयर किया जाता है? तो फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर किया जाता है? आफ्टर द फाइनलाइजेशन अकाउंट इन द एजीएम डिक्लेयर किया जाता है, या राइट। वही इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर किया जाता है? बोर्ड मीटिंग में बिटवीन टू एजीएम। यहाँ पर कोई भी अकाउंट्स फाइनलाइज नहीं होते हैं, वो भी आपकी प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, उसके बेसिस पे डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए। क्या यहाँ तक एकदम क्लियर है? कैन आई प्रोसीड फर्दर टू मोर डिफरेंसेस बिटवीन फाइनल एंड इंटरिम डिविडेंड? अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट, फाइनल डिविडेंड क्या साल में 2 बार 3 बार 4 बार मिलता है? हमने क्या देखा? इट इज डिक्लेयर्ड वंस इन अ ईयर, साल में सिर्फ एक बार ही डिक्लेयर होगा। वही इंटरिम डिविडेंड मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर आपको मिल सकता है, ठीक है। तो कहाँ से दोगे? सोर्स ऑफ पेमेंट क्या है? तो इफ इट इज अ फाइनल डिविडेंड, अगर फाइनल डिविडेंड है तो कहाँ से मिलेगा? जो भी प्रॉफिट अर्न किया है वहां से मिलने वाला है फाइनल डिविडेंड। लेकिन अगर वो इंटरिम डिविडेंड है तो 3 चीजें हैं। जो भी सरप्लस आपका P&L अकाउंट में है, जो भी प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इस साल मिलने वाला है, एंड प्रॉफिट जो कंपनी ने जनरेट किया है टिल द क्वार्टर प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। ये थर्ड वाला पॉइंट क्या किसी को समझ आया? आई एम तो हियर टू एक्सप्लेन यू, पर आप में से किसी को समझ आया क्या? साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। बचपन में क्वार्टरली एग्जाम्स होते होंगे कभी कभी, 4 क्वार्टर्स होते हैं। यहाँ पर बोला गया है कहाँ कहाँ से आप डिविडेंड दे सकते हो, व्हाट आर द सोर्सेज जहाँ से आप डिविडेंड दे सकते हो। थर्ड पॉइंट बोलता है जो भी प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है टिल द क्वार्टर प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, जो भी लास्ट क्वार्टर है उसका हम लोग प्रॉफिट वहां तक का देखने वाले हैं। अच्छा, क्वार्टर सबको पता है ना? जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पता है ये सभी को, ठीक है। मानो हमारी जो कंपनी है वो डिविडेंड कब डिक्लेयर करना चाहती है? अक्टूबर में, अक्टूबर में डिक्लेयर करना चाहती है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? जो भी प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किए टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, यहाँ तक के क्वार्टर के, कहाँ तक के प्रॉफिट लेंगे हम? 30 सितंबर तक के प्रॉफिट लेने वाले, जो पिछला क्वार्टर है, जो प्रीसीडिंग क्वार्टर है, वहां तक का प्रॉफिट लेंगे। एम आई वेरी क्लियर? अगर मेरी कंपनी डिसाइड करती है कि वो सितंबर में क्या करने वाली, सितंबर में डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली, तो कहाँ तक का प्रॉफिट लोगे? इसका प्रीसीडिंग क्वार्टर कौन सा है? यहाँ तक का, तो जैन टू जून तक का प्रॉफिट हम लेंगे। इजी पीजी है क्या? ही क्लियर है? इजी चीज है ना? परफेक्ट। ये बच्चा लोग, नेक्स्ट है क्वांटम ऑफ डिविडेंड। यहाँ पर बोला गया है, बहुत ध्यान से सुनना, वी नो फाइनल डिविडेंड में रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट इज डिक्लेयर्ड बाय द मेंबर इन द एनुअल जनरल मीटिंग। अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया हम 10% डिविडेंड देने वाले, ध्यान से सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं हम 10% डिविडेंड देने वाले। डिक्लेयर कौन करेगा? मेंबर करेंगे जनरल मीटिंग में। मेंबर्स क्या बोल सकते हैं? नहीं नहीं 10% नहीं 15% डिक्लेयर करो, क्या मेंबर्स ऐसा बोल सकते हैं क्या? सोचो, अरे यार मेंबर्स तो अपने बेनिफिट के लिए ही बोलेंगे, फिर 15 क्या मैम, वो तो 50 60 80% डिविडेंड डिक्लेयर करने की बोलेंगे ना। तो यहाँ पर बोला गया मेंबर्स कभी भी डिविडेंड का जो अमाउंट है वो एक्सीड नहीं कर सकते, वो बढ़ाकर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो मेंबर्स कैन नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड ओवर एंड अबव द अमाउंट जो कि किसने रिकमेंड किया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर बोला 10% जाएगा, डिक्लेयर भी होगा वो भी 10% होगा, इट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 10%। क्या ये वाली चीज समझी हमें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं हम 2000 रुपीज का डिविडेंड देने वाले हैं,
क्या मेंबर्स डिक्लेयर करके बोल सकते नहीं नहीं 2000 का नहीं 5000 का डिविडेंड मिलेगा सारे? वो नहीं बोल सकते हैं। तो मेंबर्स कभी भी डिविडेंड का अमाउंट ओवर एंड अबव नहीं बोल सकते हैं, विच इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ से आया एक और क्वेश्चन, क्या वो डिविडेंड का अमाउंट कम हो सकता है क्या? मेंबर्स करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि क्या ये डिविडेंड का अमाउंट रिड्यूस हो सकता है, इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड ₹1000 डिविडेंड टू ईच शेयर होल्डर, ₹1000 का डिविडेंड, क्या यहाँ पर जो मेंबर्स है वो एजीएम में बोल सकते हैं ₹500 का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते? क्या वो रिड्यूस अमाउंट डिक्लेयर कर सकते? ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, क्या वो रिड्यूस करके अमाउंट डिक्लेयर कर सकते हैं? यस बिल्कुल हो सकता है, ओवर एंड अबव नहीं हो सकता है, पर रिड्यूस हो सकता है अमाउंट विच इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट इंटरिम डिविडेंड तो कभी भी हायर रेट पे डिक्लेयर ही नहीं होने वाला है। कंपनी बोलेगी उसी अकॉर्डिंग हम उसका एवरेज निकालेंगे। इसका पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसके बाद आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, जरा मुझे स्लाइड मैप ऑन करने दियो, दैट आपके अगर कोई डाउट है वो मैं देख लूँ। हाँ जी, अभी प्लीज गाइस उठो, कॉपी और पेन लेकर आओ, क्योंकि हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू डिविडेंड, जो एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, एंड देर आर हाई चांसेस कि आपके अटेम्प्ट में भी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए। राइट तो अगर आपके पास कॉपी और पेन और कैलकुलेटर नहीं है तो उठकर फटाफट लेकर आ जाओ। कि डायरेक्टर जो है वो मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है विनीत, है ना? इट इज नॉट कंपल्सरी कि डायरेक्टर मेंबर हो। हम 6 मंथ्स को क्यों, ये कैसा क्वेश्चन है गौरव? एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं तो 2 क्वार्टर है तो 6 मंथ्स होंगे ना बेटा। साहिल स्टार्टिंग में ही बता दिया 5 to 6 मार्क्स। आदित्य सोनी डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स को कभी भी डिविडेंड नहीं मिलता है, उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। राइट, शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड मिलता है। सोल एडेड से मैंने क्लियर कर दिया। चलो अभी जरा देखते हैं, अभी ज़रा देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्या है यहाँ पर, क्या कहाँ कहाँ से डिविडेंड मिल सकता है। आर्यन ठाकुर, वही मैंने स्टार्टिंग में बोला था, रिड्यूस होगा या नहीं होगा, वी विल नॉट गो इनटू देयर कि शेयर होल्डर्स रिड्यूस करेंगे, क्यों करेंगे दीदी, उनका तो लॉस हो रहा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। बट केस लॉ आपसे पूछेगा, केस लॉ ये नहीं पूछेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है केस लॉ में क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऐसा वो करे या नहीं करे। केस लॉ डायरेक्टली बोलेगा इट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 10%, शेयर होल्डर वॉन्ट्स 5%। क्या शेयर होल्डर ऐसा कर सकते हैं? इन दैट केस यू हैव टू आंसर हाँ शेयर होल्डर ऐसा कर सकते हैं। इट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट विच इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन वो रिड्यूस कर सकता है। तो थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड भी इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश। ठीक है, टॉकिंग अबाउट सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ कहाँ से मिल सकता है? सबसे पहला जो डिविडेंड आपका मिल सकता है दैट इज करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी को इस साल भी कुछ प्रॉफिट हुआ होगा तो उस करंट ईयर प्रॉफिट में आप क्या करो, डिविडेंड दे सकते हो। ओके, ये पहला सोर्स। दूसरा बोला गया है पास्ट ईयर प्रॉफिट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व। इट मीन्स पास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है जो कि फ्री रिजर्व का पार्ट फॉर्म कर रहा है, आप उसमें से भी यहाँ पर डिविडेंड दे सकते हो। ओके दीदी, आप दोनों में से दे सकते हो, यानी कि आउट ऑफ बोथ, कुछ इसमें से और कुछ इसमें से। ओके, एंड नेक्स्ट बोला जाता है जो भी फंड्स प्रोवाइड करे हैं गवर्नमेंट ने या फिर गारंटी दिए गवर्नमेंट ने फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इन तीनों ही सोर्सेस से आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। अच्छा मेरे साथ जरा बता दो मुझे कौन कौन से सोर्सेस है यहाँ पर। सबसे पहला, कंपनी का करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ वहां से डिविडेंड मिल जाएगा। ओके, दूसरा पास्ट ईयर का प्रॉफिट विच इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व, एंड थर्ड वो फंड्स जो किसने प्रोवाइड किया है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, दीज आर द सोर्स ऑफ डिविडेंड। क्या ये क्लियर है? कौन सा डिविडेंड की बात हो रही है यहाँ पे? फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है।
ठीक है। अभी यहाँ पर आपने एक टर्म पढ़ी थी, आउट ऑफ द पास्ट ईयर प्रॉफिट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व। तो किसका पार्ट फॉर्म कर रहे हैं? फ्री रिजर्व का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं। लेट्स सी कि दीदी फ्री रिजर्व मतलब होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फ्री रिजर्व में क्या क्या चीजें आती हैं? फ्री रिजर्व इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व्स और डिविडेंड इक्विटी रिजर्व। तभी फ्री रिजर्व में आता है। इट मीन्स यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डिविडेंड दे सकते हो। क्या नहीं आता है? एक्सक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नहीं आता है। ओ CRR नहीं आता है, विच इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट नहीं आता है। DRR नहीं आता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट फ्री रिजर्व में नहीं आता। एंड लास्टली कैपिटल रिजर्व भी फ्री रिजर्व्स के अंदर नहीं आता। ये समझना क्यों जरूरी, क्योंकि डिविडेंड सिर्फ आप फ्री रिजर्व में से दे सकते हो। तो इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम कि हमारी कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, हमारी कंपनी क्या है? ABC लिमिटेड है। ABC लिमिटेड है डिविडेंड देना, कहाँ से डिविडेंड देना चाहती हूँ? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। कैन ABC लिमिटेड गिव डिविडेंड फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट? बताओ, क्या ABC लिमिटेड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से डिविडेंड दे सकती क्या? क्या लगता है तुम्हें? नहीं दे सकती है, ठीक है। ABC सिक्योरिटीज, बिकॉज इट इज नॉट फ्री रिजर्व। अब डिविडेंड सिर्फ फ्री से ही दे सकते हो। डिविडेंड के अंदर, डिविडेंड का जो फ्री रिजर्व क्या क्या आता है? क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व और डिविडेंड इक्विटी रिजर्व, जो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए बनता है। ये यहाँ पर याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसका ध्यान रखना। क्या नहीं आता है? सिक्योरिटीज प्री आता है, CRR नहीं आएगा, DRR नहीं आएगा और कैपिटल रिजर्व भी ना। क्लियर है? क्या क्या नहीं आएगा? फ्री सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा, तुम्हें बोलना है मेरे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व ये नहीं आएगा। आवाज कट रही है अभी भी? अब तो मैं भी हैरान परेशान हो गई हूँ। अभी इज इट ओके? अभी भी कट हो रही है? बहुत ज्यादा कट हो रहा है राज। ओके ओके ओके, अभी ठीक है राइट। इस फ्री रिजर्व्स को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्री रिजर्व मतलब ऐसा रिजर्व कि एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी है एंड जो किसके लिए अवेलेबल है? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये फ्री रिजर्व में आपको बोला गया है जब भी आप प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने वाले हो, क्योंकि हमने देखा डिविडेंड कहाँ से दे सकते हो? डिविडेंड दे सकते हो आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। पास्ट ईयर प्रॉफिट जो कि फ्री रिजर्व का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं, वहां से आप दे सकते हो। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते टाइम? यू हैव टू मेक श्योर कि ये चीज़ें प्रॉफिट्स में नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को आपको एक्सक्लूड करना। सबसे पहला, ऐसा कोई अमाउंट जो कि अनरियलाइज्ड गेन एक्सप्लेन कर रहा है। पहला चीज, ऐसा गेन जो अभी तक रियलाइज ही नहीं हुआ है। सॉरी। दूसरा है हमारा नॉशनल गेन। थर्ड है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स जो है, ये है थर्ड हमारा। तो इन तीनों चीजों को हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। ये को इंक्लूड नहीं करोगे वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट।
क्या ये क्लियर है? फर्स्ट, अभी भी वॉइस कट हो रही गाइस? अभी भी वॉइस कट हो रही है? अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? रुको मैं चेक करवा रही हूँ। इफ इट इज मैनेजेबल तो हम आगे जा सकते हैं। अगर मैनेजेबल है तो क्या हम आगे जा सकते हैं? अब इट्स फाइन राइट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं पूरा रिवाइज करवाती हूँ। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम डिविडेंड। डिविडेंड का सेक्शन है सेक्शन नंबर 123 टू 127, जहाँ पर डिविडेंड मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो टू शेयर होल्डर्स, उसे कहा जाता है डिविडेंड। ये जो डिविडेंड है वो कहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व्स अवेलेबल होता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। आप वहां से क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद देखा डिविडेंड दो तरह के होते हैं। इफ यू आर गिविंग इट इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी डिविडेंड है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, वो प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा आपका। इट इज नॉट कंपल्सरी टू गिव शेयर होल्डर्स डिविडेंड, बट अगर कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो देना है, लॉस हो रहा है तो कंपल्सरी नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दो तरह के डिविडेंड होते हैं, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड साल में सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर होता है, वंस इन अ ईयर। कहाँ डिक्लेयर होता है? एजीएम में डिक्लेयर होता है। रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेयर्ड बाय मेंबर्स, मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं जनरल मीटिंग में। अच्छा, आफ्टर द फाइनलाइजेशन अकाउंट फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है। जनरली रेट ऑफ जो रेट होता है वो हायर होता है कंपैरेटिवली टू इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर करते हो? टू एजीएम इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर होता है। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड के केस कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, वो भी बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर होगा। एम आई क्लियर? अच्छा, किसके बेसिस पे? जो प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उसके बेसिस पे आपका इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर होता है। ठीक है, क्लियर है? आफ्टरवर्ड्स हम लोगों ने क्या देखा है, डिविडेंड कहाँ कहाँ से दे सकते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। सबसे पहला सोर्स क्या होता है डिविडेंड का? आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट, इस साल जो प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा, आउट ऑफ द पास्ट ईयर प्रॉफिट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व। एंड थर्ड, हमने देखा जो भी फंड प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी हैव सीन इज, हमें पता तो चल गया डिविडेंड इन तीनों सोर्सेस से यहाँ पर डिक्लेयर करना है, लेकिन व्हाट इज एग्जैक्टली फ्री रिजर्व? फ्री रिजर्व मतलब क्या होता है? ऐसा प्रॉफिट जो कि अवेलेबल है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। फ्री रिजर्व के अंदर क्या आएगा? फ्री रिजर्व मींस इंक्लूड्स जनरल रिजर्व, ओके जनरल रिजर्व आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, एंड लास्टली आपका डिविडेंड इक्विटी रिजर्व आएगा। फ्री रिजर्व्स के अंदर क्या क्या नहीं आता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नहीं आएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं, कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं आएगा। वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स क्या चीज आने वाली है? वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स मेक श्योर कि आप यहाँ पर इंक्लूड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, नॉशनल गेन से या फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से। यहाँ तक एकदम क्लियर है? परफेक्टली दिमाग में चला गया, हमने अच्छे से रिवाइज कर है। अच्छा, यही फाइनल डिविडेंड में ही पढ़ रहे कि हम डिविडेंड कैसे डिक्लेयर यहाँ पर करेंगे। सी, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है आपका करंट ईयर प्रॉफिट से, मतलब इस साल बहुत प्रॉफिट हुआ, मतलब पैसा ही पैसा था इस साल, तो करंट ईयर प्रॉफिट से व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हियर टू डिक्लेयर द डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले नेट प्रॉफिट में अमाउंट को माइनस करोगे। ये जो हम नेट प्रॉफिट पढ़ते हैं ना, नेट प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, उस नेट प्रॉफिट में हैव टू डिडक्ट, यू हैव टू एडजस्ट सर्टेन। क्या माइनस करोगे? मान लो आपकी कंपनी में जो नेट प्रॉफिट था वो था 1 लाख का। इस पूरे के पूरे प्रॉफिट में आप क्या कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिविडेंड, लेकिन कुछ चीजों को एडजस्ट करना है। सबसे पहले आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसके अकॉर्डिंग? एज पर शेड्यूल 2। वहां पर क्वेश्चन लिखा होगा 2 के अकॉर्डिंग ये डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 आपको यहाँ पर माइनस करना है। ठीक है,
फिर आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट्स है वो आप रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। इट इज़ मे, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो बोल सकता है फ्री रिजर्व को ट्रांसफर कर सकता है। कहाँ ट्रांसफर कर सकता है? यहाँ पर दूसरे रिजर्व में। एंड थर्ड इज, अगर पिछले साल कोई लॉस हुआ है तो उसे पहले माइनस कर दो। पास्ट ईयर में कोई लॉस हुआ है तो उसे क्या कर दोगे, उसे भी माइनस कर दोगे। वॉइस इशू अगेन, रुको 1 मिनट। हेलो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वॉइस इशू हो रहा है, आप एक बार चेक करो। अगर बहुत ज़्यादा वॉइस इशू आ रहा है, इफ़ इन केस, तो हम लोग इस क्लास को फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा वॉइस इशू आ रहा है विच इज़ नॉट टॉलरेबल, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। लेकिन अगर ओके है तो मुझे बता दो। ये साहिल, इतने टाइम से इतना अच्छा क्लास चल रहा था, आज पता नहीं क्या ही हुआ है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, म्यूट हो जा रहा है बार बार। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, चांदनी, अभी लास्ट चैप्टर में तो पढ़कर आए हैं। नेहा जांगिड, बेटा वो था टिल प्रिसीडिंग क्वार्टर। आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ इस पॉइंट में, सुनो मेरी बात। यहाँ पर जिसको भी कंफ्यूजन था एक बार देखो, प्रॉफिट जनरेटेड बाय द कंपनी टिल द क्वार्टर, टिल द क्वार्टर, टिल द क्वार्टर प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो टिल क्वार्टर क्या हुआ, लास्ट के जितने भी क्वार्टर है उसका लास्ट क्वार्टर तक, ठीक है। हेलो, नहीं अभी भी मतलब बच्चों को डिस्टर्ब ही हो रहा है, अभी भी फिर से वही वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है। हम्म, हो सकता है थोड़ी थोड़ी देर में वॉइस इशू हो रहा है वो। ठीक है, ओके, ठीक है। लास्ट 4 to 5 डेज से इशू नहीं हो रहा था, बट फिर से यही प्रॉब्लम होने लग गई। इसको ठीक है, ओके ओके, ठीक है, मैं बोलती हूँ फिर ये चीज़, हाँ। गाइस कैन यू वन लास्ट टाइम गिव मी द कंफर्मेशन, अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या, सो दैट हम इसका जो केबल है, जो लिड है, वो चेंज करवाएं, ठीक है। ठीक है, अभी भी इशू हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको फाइनलाइज करके इसका केबल चेंज करवाते हैं, ताकि 101% हमारा प्रॉब्लम परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए। आई डोंट वॉन्ट कि बार 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 हो, आपको भी डिस्ट्रैक्शन हो, मुझे भी प्रॉब्लम आए, हम नहीं चाहते ऐसा। इज इट ओके नाउ? अभी आज की क्लास हो सकती है इससे, आज की क्लास मैनेज कर सकते हैं क्या हम लोग? फिर तो सही हो जाएगा केबल। आज की क्लास मैनेजेबल है तो हम कंटिन्यू करते, अगर नहीं है तो यहाँ पर एंड करते, और इसके बाद वाले जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। SBIL की भी क्लास तो होगी, तो अगर इसके बाद मैनेजेबल है तो लेट मी नो। आज की क्लास हो सकता है 1 घंटे और हो सकता है। यस रजत, मैनेजेबल है राइट। चलो ठीक है, ट्राई कर लो,
वी विल सी 5 to 10 मिनट्स फिर भी प्रॉब्लम अकर करती है, देन हम नेक्स्ट क्लास ले लेंगे इसकी, एक क्लास एक्स्ट्रा करवा देंगे इस चैप्टर की, ठीक है। सो कंटिन्यू कर ले। देखो हम लोगों ने क्या देखा, फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड के सोर्सेस क्या है एक बार कोशिश करो, करंट ईयर का प्रॉफिट है, पास्ट ईयर का प्रॉफिट है, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व, एंड थर्ड है जो भी फंड सीजी आपको प्रोवाइड कर रहा है, करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप यहाँ पर डिविडेंड दे रहे हो, ठीक है। इस करंट ईयर के प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट्स को आपको एडजस्ट करना है। सबसे पहला अमाउंट क्या है, डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2। सेकेंड क्या है, अगर पिछले साल कोई लॉस हुआ तो पहले उससे माइनस कर दो, एंड अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो कुछ अमाउंट को ट्रांसफर कर सकती है रिजर्व में। इसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको आप क्या करोगे, एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एम आई क्लियर? अच्छा, एक और केस है, अगर डिविडेंड पे कर रहे हो आउट ऑफ द पास्ट प्रॉफिट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व, देखा था ये भी सोर्स ऑफ डिविडेंड है। हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से कब आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड दोगे, थोड़ा सोचो ना। आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट में कब जाओगे, जब करंट ईयर में प्रॉफिट ही नहीं हुआ है। अगर करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ है, करंट ईयर में लॉस चल रहा है, तो हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से फ्री रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ लॉस। तो पूरा उसके लिए आपको रूल 3 देखना पड़ेगा। वी हैव सीन इन द स्टार्टिंग रूल 3 ऑफ कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। रूल 3 के अकॉर्डिंग कैसे डिविडेंड का पेमेंट किया जाए। अभी मुझे सभी लोगों का ध्यान पूरा 101% यहाँ चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या हो रहा है, कौन सा केस बता रही हूँ, रूल 3 कब लग रहा है, जब आप डिविडेंड कहाँ से ले रहे हो, फ्री रिजर्व में से दे रहे हो, पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से दे रहे हो। और कब आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड देने वाले हो, जब भी लॉस हो रहा है। सो इन केस ऑफ लॉस कैसे डिविडेंड दोगे, यहाँ पर सबसे पहला बोला गया पिछले 3 साल में जो भी रेट ऑफ डिविडेंड था उसका एवरेज निकालेंगे। पिछले 3 साल में जो भी एवरेज, जो भी रेट ऑफ डिविडेंड था उसका हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। गौरव, इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी, हम उस लॉजिक पे नहीं जा सकते हैं कि कंपनी को देना ही क्यों है। अरे कंपनी देना चाहती, एज ए कंपनी सेक्रेटरी यू शुड नो क्या प्रोसीजर होगा डिविडेंड देने के लिए, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपसे ये नहीं पूछेंगे हम दे या नहीं दे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे हमारे पास फ्री रिजर्व पड़ा हुआ है 1 करोड़ का, हमको इस बार शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, ताकि थोड़ा सा शेयर होल्डर के मन में लालच आ जाए और इस साल लॉस हुआ है तो वो गलत इम्पैक्ट ना दे, राइट। देन यू शुड नो द प्रोसीजर। सबसे पहला बोला कि आपको निकालनी है एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 साल का। पिछले 3 साल में जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो भी रेट पर किया है, उसका एवरेज निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल जो डिविडेंड की रेट थी दैट वाज 10%, 10% और 10%। ये 10 + 10 + 10 डिवाइड बाय 3 करोगे, एवरेज ऐसे ही निकालते हो, ठीक है। 30/3 मतलब इस साल आप कितना दे सकते हो डिविडेंड, 10% दे सकते हो। हमने क्या दिया, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड निकाला पिछले 3 साल का, ठीक है। मान लो कंपनी ने पिछले 3 साल में डिविडेंड दिया ही नहीं, तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर पिछले 3 साल में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है तो ये कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ तक सॉर्टेड चल रहा है, पहला पॉइंट हमें समझ आ गया। दूसरा, कितना अमाउंट आप निकाल सकते हो फ्री रिजर्व से, टोटल अमाउंट कितना आप विड्रॉ कर सकते हो फ्री रिजर्व से, दैट इज मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है। समझो, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, मान लो 10 लाख है, फ्री रिजर्व है 10 लाख, तो इसमें से आप कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, कितना अमाउंट निकाल सकते हो डिविडेंड के लिए, 10% निकाल सकते हो पेड अप शेयर कैपिटल का और फ्री रिजर्व का। कहने से 10% ऑफ 20 लाख, तो आप 2 लाख रुपए
डिविडेंड के लिए दे सकते हो। टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हैं? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड, पहला पॉइंट हमने चेक किया कि मैक्सिमम कितना रेट है, पिछले 3 साल का एवरेज निकालेंगे, ठीक है, 3 साल का एवरेज रेट निकालेंगे, 10% विड्रॉ कर सकते, मेरे साथ बोलो, पिछले 3 साल का एवरेज रेट निकालेंगे, 10% विड्रॉ कर सकते पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का। फिर देखेंगे विड्रॉ तो कर दिया, विड्रॉ करने के बाद जो ये कटोरा है, इस कटोरे में कितना होना चाहिए? इसमें होना चाहिए 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बोल रही हो मैम? अभी समझाते हैं आपको, बहुत प्यार से अच्छे से समझना। ये है, ये क्या है? हमारा कटोरा है जिसमें बहुत सारे पैसे ही पैसे हैं, लेकिन हमें लॉस हुआ है। इन केस ऑफ लॉस सबसे पहले हम 3 साल का एवरेज निकालेंगे। ओके, 3 साल का एवरेज निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग? सेकंड पॉइंट में 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व देखेंगे। फिर हम देखने वाले हैं 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। हमने 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व देख लिया है, राइट। उसके बाद बोला गया है यहाँ पर जो बैलेंस बचा है, जो बैलेंस बचा है फ्री रिजर्व का, वो कितना होना चाहिए? बैलेंस फ्री रिजर्व का कितना होना चाहिए? विड्रॉ करने के बाद कम से कम जो बैलेंस है फ्री रिजर्व का, वो कम से कम, हमने पैसे निकाल दिए, उसके बाद बैलेंस कितना होना चाहिए इस फ्री रिजर्व का? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। क्या ये पॉइंट हमारे दिमाग में क्लियर हुआ क्या? पहले ये बताओ। अच्छा, सुभाशीष बोल रहा है मैम अगर लास्ट 3 साल में 2 साल में डिविडेंड दिया और थर्ड ईयर में नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे? देखो सुभाशीष समझो, फर्स्ट ईयर में डिविडेंड दिया 10%, सेकेंड ईयर में दिया हमारा लेट्स अज्यूम 17%, थर्ड ईयर में डिविडेंड दिया ही नहीं, तो एवरेज कैसे निकाला जाएगा? 10 + 17 + 0 डिवाइड बाय 3 which is 27 डिवाइड बाय 3, सो 9% होगा। इन दिस वे आप एवरेज निकाल सकते हो। क्लियर है? अच्छा, इसको हम और क्लैरिटी से मॉड्यूल के ही एग्जाम्पल से समझते हैं। पर मुझे बताओ, अगर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो रूल 3 एप्लीकेबल होगा। कौन सा रूल? रूल 3 एप्लीकेबल होगा। यू हैव टू स्पीक विथ मी। सबसे पहले पिछले 3 साल का एवरेज निकालेंगे, पिछले 3 साल का एवरेज निकालेंगे। दूसरा 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। और विड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे ये जो फ्री रिजर्व है उसमें बैलेंस कितना बचना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, उसमें बैलेंस बचना चाहिए। एक बार इसे पढ़ो। टोटल अमाउंट जो विड्रॉ कर सकते हो फ्री रिजर्व से 10% निकालेंगे, निकालने के बाद कितना फ्री रिजर्व में बैलेंस बचना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बचना चाहिए। अच्छा, आपने अमाउंट विड्रॉ कर दिया है, पहले उस अमाउंट में से अगर कुछ भी लॉस हुआ है तो उसे हम लोग सेट ऑफ करेंगे। ये अमाउंट आ गया है, ये अमाउंट आपके पास आ गया है, ये अमाउंट में से क्या माइनस करने वाले हो? करंट ईयर का लॉस, क्योंकि इस साल तो हमारा लॉस ही हो रहा था ना। अरे भैया, कंपनी डिविडेंड देने चली पर अपना लॉस तो सेट ऑफ कर दो। तो इसी प्रॉफिट में से पहले आप क्या सेट ऑफ करोगे? आपके करंट ईयर का लॉस, इस साल जो लॉस हुआ है उससे सेट ऑफ करोगे। इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और क्लियर होगा। सो देखो, अमाउंट जो भी विड्रॉ हुआ फ्री रिजर्व से फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड शुड बी फर्स्ट सेटल्ड टुवर्ड्स द लॉसेस विच इज इनकर्ड इन फाइनेंशियल ईयर, जिस साल डिविडेंड आप देना चाहते हो। क्या ये क्लियर है? तीनों कंडीशंस, एवरेज निकालेंगे 3 साल का, विड्रॉ करेंगे 10% और विड्रॉ करने के बाद बैलेंस कितना होना चाहिए? 15%। बोलो, 3 साल का एवरेज निकालेंगे, 10% विड्रॉ करेंगे, बैलेंस होना चाहिए 15%। ठीक है, किसका बैलेंस पीयूष? फ्री रिजर्व का बैलेंस बेटा। ठीक है, ये हमारा फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व में से ही डिविडेंड दे रहे हैं ना। तो पैसा, इतना पैसा निकालने के बाद फ्री रिजर्व में कम से कम कितना बचना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। आपके मन में अभी भी हो सकते छोटे छोटे से और पॉइंट्स होंगे, तो उसको हम क्लियर करेंगे बाय सीइंग दिस एग्जांपल। देखो, द प्रॉफिट्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 वो इनएडिक्वेट है, प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, मतलब प्रॉफिट
पूरे नहीं है जिससे डिविडेंड दिया जाए, तो हमें समझ आ गया प्रॉफिट इनएडिक्वेट है या फिर लॉस का केस है, तो हम वहाँ पर रूल 3 लगाएंगे। वो डिफरेंट सिनेरियोज आपको देखने हैं। सबसे पहला केस 1 है 2018, 19, 19, 20, 20, 21 में 10% दिया, सेकेंड ईयर कुछ भी नहीं दिया, फिर 5% दिया। एवरेज कैसे निकालोगे? 10 + 0 + 5 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर कितना आएगा? 10 + 0 + 5 डिवाइड बाय 3, 15 डिवाइड बाय 3 विच इज 5% आप दे सकते हो। सिंपल है, इजी है। सेकंड केस देखो जरा। सेकंड केस में तो डिविडेंड दिया ही नहीं है। हम पिछले साल का देखते हैं ना एवरेज निकालने के लिए, पिछले 3 साल में कोई भी डिविडेंड नहीं दिया, ऐसा है तो ये रूल, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ये जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। ठीक है। थर्ड केस देखो, नील 12% नील कैसे निकालोगे? नील 12% और नील का 0 + 12 + 0 डिवाइड बाय 3, 4%, तो 4% का आप दे सकते हो। क्या सभी को समझ आया एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड कैसे आप लोग निकालने वाले हो? हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड? समझ आ गया सभी को? तो पहली कंडीशन क्या मैं मान सकती हूँ? पूरे दिमाग में चली गई है हमारे। क्या मैं मान सकती हूँ ऐसा? अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चंस करवा दूं पहले। ये क्वेश्चन दिख रहा है हम सभी को? कैलकुलेटर है सबके पास? क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। कैप्रिकॉर्न इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज अ पेड अप कैपिटल ऑफ 200 lakhs, ठीक है, पहला अमाउंट मिल गया, एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स ऑफ 240 lakhs, ये हमें फ्री रिजर्व भी मिल गया। लॉसेस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इज 30 lakhs, मतलब हमें समझ आ गया यहाँ पे लॉस हो रहा है। और जब भी क्वेश्चन में आप देखो लॉस हो रहा है, डिविडेंड वाली चीज है, तो रूल 3 लगने वाला है। रूल 3 मतलब वो तीनों कंडीशन, 3 साल का एवरेज निकालो, 10% विड्रॉ करो, बैलेंस बचना चाहिए 15%, ये तीनों कंडीशन लगेगी। डिविडेंड वॉज इमीडिएटली प्रिसीडिंग डिक्लेयर्ड एट द फॉलोइंग रेट ड्यूरिंग द 3 years, पिछले 3 साल में इस रेट पर हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया था। ओके, What is the maximum rate at which company can declare dividend for the current year? आपको बताना है इस साल कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। सबसे पहला क्या करने वाले हैं मैम हम लोग? सबसे पहला एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे। एम आई वेरी क्लियर? ओके, सो इन दिस सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। ध्यान से एकदम शांति से कैलकुलेटर होना चाहिए। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, जरा देखना, 9% + 10% + 12% डिवाइड बाय 3, ठीक है यहाँ तक? ओके, हम लोगों का जो आंसर आ रहा है दैट इज 10.3%। मैं आप लोगों के आंसर पे ही भरोसा कर रही हूँ कि कैलकुलेटर से तो गलत नहीं करोगे। तो क्या आ गया? एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड हमारे लिए 10.3% आ गया। ठीक है, आगे बढ़ू। नेक्स्ट स्टेप क्या थी यहाँ पर? नेक्स्ट स्टेप थी दीदी, कितना विड्रॉ कर सकते हो आप? जो आपकी नेक्स्ट स्टेप थी, कितना विड्रॉ कर सकते हो? दैट इज 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ठीक है, विड्रॉ कितना कर सकते हो? विड्रॉ 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एग्जाम में गलती से भी शॉर्ट में नहीं लिखना। 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, कितना है पेड अप शेयर कैपिटल? 200 लाख से। ओके, फ्री रिजर्व कितना है? 240 लाख से। कैन आई से 10% ऑफ 440 लैक्स? 440 लैक्स का 10% कितना हो गया हमारा? 44 लैक्स हो गया है। परफेक्ट, तो हम लोगों का 44 लैक्स ये आंसर आ गया है। 1 2 3, यहाँ तक एकदम क्लियर है हमारे दिमाग में? कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल टफ नहीं था, इजी पीजी मैथ्स है जो करते आ रहे हो 9-10 तक। या दीदी ये तो उससे पहले भी समझ गए थे। थर्ड कंडीशन क्या थी वो ध्यान से सुनना। बैलेंस इन फ्री रिजर्व शुड बी, कितना होना चाहिए फ्री रिजर्व में बैलेंस? शुड बी एटलीस्ट
15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आफ्टर विड्रॉल। विड्रॉ करने के बाद ये जो अमाउंट है यानी कि 44 लैक्स, ये जो अमाउंट है ये विड्रॉ करने के बाद कितना बचना चाहिए फ्री रिजर्व में? कम से कम 15% बचना चाहिए ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। यहाँ तक क्लियर है क्या? मतलब मैम फ्री रिजर्व का बैलेंस कितना था? चलो फ्री रिजर्व का बैलेंस था हमारा 240 लैक्स। ये 240 लाख में से 44 लैक्स को विड्रॉ करने के बाद आपका बैलेंस 15% बचना चाहिए। अच्छा हम लोग ज़रा निकाल के बताओ मुझे, 240 लैक्स जो है उसमें से आपको विड्रॉ करने के बाद कितना बचना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ज़रा कैलकुलेट करो ये चीज़, कैलकुलेट करो। पेड अप शेयर कैपिटल का 15% कितना होगा? कितना होगा ज़रा बताओ। अरे पेड अप शेयर कैपिटल का 15% ही तो करना है। वाह, कैलकुलेटर से भी गलत कर देते हो यार, ये तो अलग ही टैलेंट है। लाई चाहती हूँ मैं ही कैलकुलेटर ले आती हूँ। बेटा पेड अप शेयर कैपिटल का करना है सिर्फ और सिर्फ। थर्टी, अच्छा ओके ओके 30 ही बोल रहे थे, मेरे को 36 लग रहा था। नहीं काफी सारे बच्चों ने 36 भी किया है। पेड अप शेयर कैपिटल क्या है? 200 लाख। 200 लाख का 15% करो, है ना? 200 लाख का 15% करोगे 30 लैक्स। मतलब मैम 240 लैक्स में से जो आप विड्रॉ करोगे, कितना विड्रॉ करोगे? 44 लैक्स। उसको विड्रॉ करने के बाद कितना बचना चाहिए? उसको विड्रॉ करने के बाद कम से कम 30 लाख बचना चाहिए। ज़रा बताना तो। 240 लैक्स में से 44 अगर आप विड्रॉ करते हो तो क्या 30 लैक्स तो कम से कम बच रहा है? ऑब्वियसली मोर देन बच रहा है ना? मोर देन 30 लैक्स इसका बैलेंस हो रहा है। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? सबने 36 लैक्स लिख दिया था, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने 36 लैक्स लिखा है। मुझे लगा मेरी आंखें खराब हो गई है या तुम्हारा दिमाग, फिर मुझे लगा नहीं नहीं सेकंड ऑप्शन ही सही है। चलो क्या ये वाला पॉइंट समझा क्या? थर्ड पॉइंट आप कैसे देखोगे? फ्री रिजर्व में जो भी बैलेंस है वो कम से कम 15% होना चाहिए ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। बेटा पेड अप शेयर कैपिटल का और पेड अप शेयर कैपिटल में कितना है? ये फ्री रिजर्व का बैलेंस लिखा मैंने 240 लैक्स, ठीक है? फ्री रिजर्व का बैलेंस लिखा था। पेड अप शेयर कैपिटल हमारा 200 लाख है। 200 लाख का 15% क्या? 30 लाख। मतलब विड्रॉ करने के बाद कम से कम 30 लाख यहाँ पर बचना चाहिए। बची गई, उससे ज़्यादा बचेगा। तो हमें समझ आ गया है 44 लैक्स अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कुछ करेंगे क्या? इसके बाद और कुछ करेंगे या 44 लैक्स ही हमारा फाइनल आंसर है? सोच लो, ये क्वेश्चन है आपके पास। क्या और कुछ करना है क्या? 15 से कम हुआ साक्षी तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, है ना? परफेक्ट सुभाषीष, यू हैव टू सेट ऑफ द लॉसेस इन स्टेप 4। और यहाँ पर लॉस क्या है? हमारा लॉस है 30 लैक्स का। तो नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सेट ऑफ द लॉस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। इस साल में जो भी लॉस हुआ है हम उसको यहाँ पर सेट ऑफ करेंगे। ज़रा माइनस करना 44 लैक्स में से, हाँ मत हो, 44 लैक्स माइनस 30 लैक्स माइनस किया। सो इट मीन्स अब आपके पास 14 लैक्स अवेलेबल है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड दिस इज द फाइनल आंसर विच इज 14 लैक्स। मज़ा आया? सॉल्व करने में अच्छा लगा? क्या ये क्लियर हुआ? सो दिस वॉज अ PYQ विच इज योर एग्जाम का ही क्वेश्चन था, पास्ट ईयर क्वेश्चन था ICSI का।
हमने ये सॉल्व कर दिया है, कितना इजीली सॉल्व कर दिया. सो इफ़ यू नो द थियोरी पार्ट अच्छे से पता है आपको, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व इट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन. अरे वाह आर्यन, ग्रेट, ऑसम. इजी है, इतना इजी है ना. चलो एक क्वेश्चन और करो, ठीक है. ये लो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो. The following summarized information is available in respect of a company for the year ended 31st March 19. इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,000 शेयर से ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच, दैट इज 10 लाख अपनी शेयर कैपिटल है. ये अमाउंट्स लैक्स में है. फ्री रिजर्व है 2 lakhs, रिवैल्यूएशन रिजर्व है 1 lakh, P&L का डेबिट बैलेंस है 0.35 lakhs, नेट लॉस है इस साल का यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर का जो नेट लॉस है वो है 0.25 lakhs. अमाउंट समझ आ गया, ठीक है. उड़ गए मेरे सारे परिंदे. पहले वाले क्वेश्चन में तो मतलब आज मैं ऊपर है ना, आसमान नीचे, वैसी वाली फीलिंग आई होगी. परिंदे आकाश में उड़ रहे. अभी देखो नेक्स्ट बोला गया है, कंपनी हैज पेड डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर एट द रेट 8%, 10% एंड 12% ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर. पिछले 3 साल का रेट भी यहाँ पर बोल दिया गया. यू हैव टू एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि मैक्सिमम अमाउंट कितना पे कर सकते हैं बाय द वे ऑफ डिविडेंड. रूल 3 लगेगा क्या, क्योंकि इस साल लॉस है तो रूल 3 तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है. क्या इन दोनों में डिफरेंस समझा? पहले एवेल्युएट करो क्वेश्चन को, बहुत जल्दी मत दिखाओ. मैं समझ गई तुम सब मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट हो, एवरेज निकालना आता है, लेकिन इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दे रखे है और यहाँ पे नेट लॉस है फॉर दिस ईयर. जब भी आप लॉस को माइनस करने वाले हो, कौन सा लॉस लोगे, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जो लॉस हुआ है उसको आप माइनस करोगे. इट मीन्स हमारा 0.25. दीदी ये क्या है, बैलेंस शीट में ये जो लास्ट ईयर्स के लॉसेस होते थे वो कैरी फॉरवर्ड होकर आए हैं, इसलिए इसको आप माइनस नहीं करने वाले हो. ये पिछले सालों के लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर आए हैं बैलेंस शीट में. भोला भाला तो सीधा साधा था, नादान में. बिल्कुल बिल्कुल विपुल, इधर ध्यान दे दो, ठीक है. क्या ये समझ आ गया? ओके. मुझे बताओ रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्या आप इंक्लूड करोगे क्या फ्री रिजर्व में, येस और नो? रिवैल्यूएशन रिजर्व को इंक्लूड करोगे फ्री रिजर्व में? आंसर बताओ मुझे. यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज एवरेज निकालेंगे यहाँ पर हम लोग. एवरेज निकाले यहाँ पर, विच इज 8 + 10 + 12. एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड 8 + 10 + 12 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया, 12 और 8 20, 20 + 10 30, 30 डिवाइड बाय 3 विच इज 10%. पहली स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं और बच्चे बोले नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट इंक्लूडेड इन फ्री रिजर्व. एकदम परफेक्ट, मैं नादान परिंदो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कितना विड्रॉ करना है आपको? विड्रॉ करना है 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है. 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख है, प्लस फ्री रिजर्व कितना है हमारा, फ्री रिजर्व सिर्फ 2 lakhs है. रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट इंक्लूडेड इन फ्री रिजर्व, ठीक है. सो 10 lakh + 2 lakhs मतलब 12 lakh का 10% हो गया. 10% ऑफ, मैं इसलिए एक स्टेप लिख रही हूँ सो दैट नेक्स्ट टाइम आप करोगे तो आपको समझ आएगा. एंड आई होप आप सभी लिख रहे हो, है ना. सिर्फ चैट में नहीं लिखना है, कॉपी पेन से सॉल्व करना है ऐसे. 12 लाख का 10% कितना हो गया है, 1.2 lakh विच इज 1,20,000. जो भी अमाउंट आता है ऐसे बॉक्स बना देना. क्लियर है यहाँ तक? अब आएगा मजा. अभी देखते हैं कितने आसमान में हो आप लोग. थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, बैलेंस आफ्टर विड्रॉल. बैलेंस आफ्टर विड्रॉल, विड्रॉ करने के बाद जो है फ्री रिजर्व का बैलेंस आफ्टर विड्रॉल ऑफ फ्री रिजर्व कितना रहना चाहिए, 15% रहना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल का. एटलीस्ट 15% होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल का. ये तो हमारा प्रोविजन है. मुझे बताओ जरा फ्री
फ्री रिजर्व में कितना, फ्री रिजर्व का बैलेंस क्या है, ये हमारा फ्री रिजर्व है। फ्री रिजर्व का तो बैलेंस ही 2 लाख है, और 2 लाख में से अगर आप विड्रॉ करोगे, विड्रॉ कितना कर रहे हैं हम लोग, विड्रॉ कर रहे हैं मैम 1,20,000, आप विड्रॉ कर रहे हो 1,20,000, तो फ्री रिजर्व में सिर्फ और सिर्फ 80,000 बच रहा है। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अभी सुनना, हमें कितना चाहिए फ्री रिजर्व का बैलेंस, कितना चाहिए, कम से कम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख है, 15% करोगे 10 लाख का, ठीक है, 10% ऑफ 15 लाख कितना आया, 1,50,000। जो बोलता है कुछ भी हो जाए, फ्री रिजर्व में से विड्रॉ करने के बाद कुछ भी हो जाए, जो बैलेंस अमाउंट है फ्री रिजर्व का वो कम से कम 1,50,000 होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब मैं 1,20,000 का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हूँ? नहीं 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 नहीं, क्योंकि ध्यान से सुनना, कुछ भी हो जाए विड्रॉ करने के बाद कितना अमाउंट होना चाहिए फ्री रिजर्व में, 1,50,000 होना चाहिए। तो अब मैं कितना डिविडेंड दे सकती हूँ? ऑब्वियस सी बात है, अब डिविडेंड कितना दे सकते हो आप, डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ आप 50,000 रुपीज का ही दे सकते हो। वेरी गुड, परफेक्ट, ऑसम सुभाषिश, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ यू। जो आपने आंसर इतनी जल्दी दिया, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड, वो भी इन द फर्स्ट केस। वेरी गुड सुभाषिश, परफेक्ट। पीयूष, ज्योति, सौरभ, अरे वाह, क्या ये समझा? ये साक्षी, दृष्टि, आयशा, चलो, मतलब मैम अभी आप डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ 50,000 का ही दे सकते हो। डू यू गाइज वॉन्ट मी टू रिपीट? क्या आप चाहते हो मैं रिपीट करूं? अच्छा चलो फिर से देखते हैं इसको। थर्ड पॉइंट सीधा सा बोलता है फ्री रिजर्व में विड्रॉ करने के बाद कितना बचना चाहिए। फ्री रिजर्व में विड्रॉ करने के बाद, ये संजय, मैं रिपीट करती हूँ, मुझे पता था कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट होगा, फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से समझो। फ्री रिजर्व से आप विड्रॉ कर रहे हो, फ्री रिजर्व से पैसा निकाल रहे हो, ये हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम 1,20,000 का डिविडेंड देंगे। कहाँ से देंगे? फ्री रिजर्व से देंगे। तो ये बोला गया है फ्री रिजर्व से पैसा निकालने के बाद बैलेंस फ्री रिजर्व में कितना बचना चाहिए, द बैलेंस शुड बी एटलीस्ट 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए आप क्या करोगे, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल देखोगे, 15% ऑफ 10 lakhs देखने वाले हैं हम लोग, विच इज गोइंग टू बी 1,50,000। ये हमें पता चल गया कि इतना बैलेंस होना चाहिए, दिस शुड बी द बैलेंस, दिस शुड बी बैलेंस इन फ्री रिजर्व आफ्टर विड्रॉइंग। विड्रॉ होने के बाद इतना बैलेंस तो होना ही चाहिए आपके फ्री रिजर्व में। अच्छा ज़रा बताना, हम लोग डिविडेंड, जिन बच्चों को समझ नहीं आया है, थोड़ा सा डाउट है, हम लोग डिविडेंड कितना अमाउंट का दे रहे हैं? हम तो 1,20,000 का दे रहे हैं। क्या 1.5 लाख रुपए बचेगा क्या फ्री रिजर्व में? नहीं बचेगा ना। फ्री रिजर्व में सब कुछ निकालने के बाद बैलेंस फ्री रिजर्व में 1,50,000 का होना चाहिए। इट मीन्स जो 2 लाख का फ्री रिजर्व है उसमें से 1.5 लाख का तो बैलेंस होना ही चाहिए आपका विड्रॉ करने के बाद। तो आप मैक्सिमम अमाउंट जिसका आप डिविडेंड दे सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना हो गया, मैक्सिमम अमाउंट जिसका आप डिविडेंड दे सकते हो, क्योंकि 2 लाख में से 1,50,000 तो उसके अंदर रहने ही चाहिए। तुम समझ रहे हो ना, 2 लाख में से 1,50,000 उसके अंदर रहने ही चाहिए। तो अब आप सिर्फ और सिर्फ 50,000 का डिविडेंड दे सकते हो। मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, तुम्हें जितनी चॉकलेट्स चाहिए ले लो, पर कम से कम 2 तो बचनी ही चाहिए। कितनी चॉकलेट्स लोगे? समझा? आई हैव 5 चॉकलेट्स, ठीक है, एक बास्केट में 5 चॉकलेट्स हैं। मैं बोलूँगी तुम्हें जितनी चाहिए चॉकलेट्स ले लो, लेकिन कम से कम इस बास्केट के अंदर 2 चॉकलेट तो बचनी चाहिए। मतलब दीदी हम मैक्सिमम चाह कर भी कितना ले सकते हैं? 3 ही चॉकलेट्स ले सकते हैं। वैसे ही बोला गया है
फ्री रिजर्व में से जो बैलेंस है विड्रॉ करने के बाद वो 1,50,000 बचना चाहिए, ठीक है। फ्री रिजर्व में जो बैलेंस है वो विड्रॉ करने के बाद 1,50,000 बचना चाहिए। यू हैव फ्री रिजर्व 2 लाख, 1,50,000 बचना चाहिए, 1,50,000 शुड रिमेन। तो अब आप डिविडेंड कितने अमाउंट का दे सकते हो? अब आप डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ 50,000 का दे सकते हो। क्लियर है? एकदम क्लियर है? आई हैव टोल्ड यू इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल। अच्छा 50,000 तो आ गया। अच्छा जरा बताओ क्या ये 50,000 फाइनल है? क्या ये 50,000 फाइनल है? क्या 50,000 ही होगा क्या? फोर्थ स्टेप क्या थी? सेट ऑफ द लॉस फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका लॉस आप क्या करने वाले हो? सेट ऑफ करोगे। 50,000 है, हाँ मत लिखने में आओ। 50,000 में से करंट ईयर का लॉस क्या है? 25,000। तो फाइनल आप डिविडेंड कितना दे सकते हो? फाइनल अब आप डिविडेंड दे सकते हो यहाँ पर 25,000 का। पक्का से क्लियर है? मजा आया? हमने दोनों तरह के क्वेश्चंस देख लिए, जब फ्री रिजर्व में बैलेंस ज्यादा है और अगर कम है तो भी कैसे करेंगे। आई वॉन्ट यू ऑल टू रिपीट दिस क्वेश्चन जब आप आज सेल्फ स्टडी करने वाले हो, जैसे कि आप रोज करते हो, तो इन दोनों क्वेश्चन को अपने प्यारे प्यारे हाथों से सॉल्व करोगे, है ना। वर्बली नहीं करोगे, लिख कर सॉल्व करने वाले हो, करना ही है। तो ये हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। दोनों ही आपके PYQ है, विच इज पास्ट ईयर क्वेश्चन रह चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लें हम लोग। चलो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है, ये जो डिविडेंड है वो कहाँ से डिक्लेयर होगा? सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व से डिक्लेयर होगा और कोई भी रिजर्व से डिक्लेयर नहीं हो सकता। आप सब बोलोगे पता है, ये तो हमें आता है, ठीक है। सो पहला डिविडेंड कहाँ से डिक्लेयर हो सकता है? फ्री रिजर्व से, और कोई रिजर्व से डिक्लेयर नहीं होगा। दूसरा, जब भी आप यहाँ पर सेट ऑफ करने वाले हो तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? एज पर शेड्यूल 2। सी मैम बार बार यहाँ पे शेड्यूल 2 क्यों दे रखा है, समझना चीज को। आपको है ना क्वेश्चन में 2 डेप्रिसिएशन गिवन होगा। हो सकता है एक डेप्रिसिएशन गिवन हो एज पर अकाउंट्स और एक डेप्रिसिएशन गिवन होगा एज पर शेड्यूल 2। आपको माइनस करना रहेगा, करंट ईयर के लॉस में से हम माइनस करते हैं ना डेप्रिसिएशन, आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना रहेगा। तो ध्यान रखना कौन सा डेप्रिसिएशन माइनस करोगे? एज पर शेड्यूल 2। अच्छा, ये जो डिविडेंड का अमाउंट आप डिक्लेयर करते हो, जैसे ही आपने डिक्लेयर किया ना, मान लो हमारा 25,000 डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया, जैसे ही डिक्लेयर किया वहाँ से 5 दिन के अंदर अंदर वो अमाउंट डिपॉजिट करवाना है आपको एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, ठीक है। जब से आपने डिक्लेयर किया है वैसे 5 डेज में यू हैव टू डिपॉजिट दैट अमाउंट इनटू शेड्यूल कमर्शियल बैंक। एक सेपरेट अकाउंट के अंदर आपको उसे डिपॉजिट करवाना रहेगा। वैसे इस टाइम लिमिट को आप नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ोगे, लेकिन सुन लो, सुनने में क्या जाता है समझ लो अभी। तो 5 डेज में इफ आई हैव डिक्लेयर्ड टुडे ओनली, तो आई हैव टू डिपॉजिट दिस अमाउंट विद इन 5 डेज। डिक्लेयर किया वहाँ से 5 दिन के अंदर डिपॉजिट कराना एक सेपरेट अकाउंट में। अच्छा, फिर बोला गया है आप डिविडेंड किसको देने वाले हो? कंपनी डिविडेंड देगी उसके रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को या फिर उसके ऑर्डर को या बैंकर को। इट मीन्स, जरा मुझे बताओगे कि रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन होता है? कंपनी के लिए रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन है? तुम तो कैसे हो? बेनिफिशियल शेयर होल्डर हो। हम तो मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, हम कैसे हैं? रजिस्टर्ड हैं। हम कैसे? बेनिफिशियल है। तो कंपनी किसको डिविडेंड देती है? या तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, और टू हिज ऑर्डर, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जिसे बोले उसको देगी, या फिर बैंकर को, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। जनरली बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है बेनिफिशियल ओनर के, तो ये उसको दिया जा सकता है। ध्यान रहे अमाउंट जो है कभी भी कैश में पे किया नहीं जाएगा। गोलमाल लिमिटेड क्या करना चाहती है? डिविडेंड देना चाहती है, तो यहाँ पे बोलेगी अच्छा चलो चलो सब आओ 100-100 रुपये का डिविडेंड सबको दे रहे हैं। नहीं, नॉट पॉसिबल। लाइन में खड़े हो जाओ, सबको 100-100 रुपये डिविडेंड मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। डिविडेंड का अमाउंट शेल नॉट बी पेड इन कैश, कैश में नहीं पे करना है। ईदर चेक,
डिविडेंड वारंट। ध्यान रखना, डिविडेंड काइंड में भी पे नहीं होगा, ना ही कैश में पे होगा, ना ही काइंड में पे होगा। काइंड में क्या है, मैं मान लो सबको क्या देना चाहती हूँ, 40 रुपीज़ का डिविडेंड दे रही है कंपनी, तो मैंने कहा एक काम करो 40-40 रुपये की सबको मैं चॉकलेट्स दे देती हूँ, तो ये ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो डिविडेंड कैन नॉट बी पेड इन काइंड, कैन नॉट बी पेड इन कैश। डिविडेंड चेक से जाएगा, डिविडेंड वारंट से। समझ आया पक्का से? अच्छा समझो, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स। तुम ही मुझे बताओ, ये पढ़ना ही नहीं है क्या? डिविडेंड डिक्लेयर करना और बोनस शेयर्स देना, ये दोनों अलग अलग है या सेम सेम है? आर दे बोथ डिफरेंट एक्शंस और आर दे सेम? हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, डिविडेंड डिक्लेयर करना और बोनस शेयर्स देना दोनों अलग है या सेम है? दे बोथ आर टू डिफरेंट कॉर्पोरेट एक्शंस, दोनों ही अलग है। बोनस शेयर्स मतलब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स दे रहे हो। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड में आप शेयर नहीं देते हो, आप शेयर पे एक रिटर्न देते हो। सो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स बोथ आर सेपरेट, और दोनों पे जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वो भी डिफरेंट होंगे। परफेक्ट गाइस। अच्छा, अभी हमारी जो कंपनी ना उसने डिफॉल्ट किया है, किसमें डिफॉल्ट किया है? आपकी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने में, डिपॉजिट का रीपेमेंट करने में। और हम सभी बच्चे डिपॉजिट्स पढ़कर आए लास्ट क्लास में, तो हमें पता होना चाहिए डिपॉजिट क्या। लोगों से डिपॉजिट ले तो दिया पर मैंने उसको रीपे नहीं किया, रीपे में मैंने डिफॉल्ट किया है। तो अगर कंपनी ने डिफॉल्ट के अंदर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, या फिर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन द रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन द रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया पिछले साल, बोल तो दिया पर पे नहीं किया, अगर आपकी कंपनी ऐसी है तो अब कंपनी फर्दर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जब तक कि वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है। मतलब तुम इतनी सारी गलतियां कर रही हो और तुम्हें डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो आपकी कंपनी को बोला गया अगर आपने डिफॉल्ट किया रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, आपने डिफॉल्ट किया पिछली बार कोई डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, आपने डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ लोन, तो अब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते हो जब तक कि वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है। मतलब दीदी डिफॉल्ट सही कर दिया तो फिर डिविडेंड दो मजे में। एम आई वेरी क्लियर? क्या ये क्लियर है? ठीक है। इंटरिम डिविडेंड सेम चीज बोली गई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं बिटवीन 2 AGM। कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डिक्लेयर करते हैं। देखो हमने जो पहले पढ़ा था वो पढ़ा था सोर्सेस ऑफ फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड कहाँ कहाँ से दे सकते हैं, एक बार चैट बॉक्स में मेरे सारे नादान परिंदे लिख कर बताएंगे कि फाइनल डिविडेंड कहाँ से दे सकते हैं। फाइनल डिविडेंड हम करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे सकते हैं, पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से दे सकते हैं फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व, एंड थर्ड हम दे सकते हैं उस फंड्स में से जो किसने प्रोवाइड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, क्या ये तीनों सोर्सेस थे हमारे फाइनल डिविडेंड के? डन। लेकिन वही इंटरिम डिविडेंड के सोर्सेस क्या हैं? इंटरिम डिविडेंड के लिए बोला गया है आप कहाँ कहाँ से इंटरिम डिविडेंड दे सकते हो। सबसे पहला आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो जो भी सरप्लस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहाँ से। सो P&L अकाउंट में जो भी सरप्लस है वहाँ से दे सकते हो। जो भी प्रॉफिट हुआ है आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इस साल जो भी प्रॉफिट हुआ है जब तक कि आपने डिविडेंड प्रपोज किया है वहाँ सकते हैं, या फिर जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में टिल द क्वार्टर प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, जिस पर हम चर्चा कर आए थे इन द डिफरेंसेस पोर्शन की। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है 4 क्वार्टर्स होते हैं, राइट। मैंने सोचा है मैं मई में क्या करना चाहती हूँ, मई में डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती हूँ, तो कब तक के लिए, जो प्रिसीडिंग क्वार्टर है तब तक के लिए आप क्या करने वाले हो, उतना प्रॉफिट लेने वाले हो। तो जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है टिल द क्वार्टर प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है। क्या ये क्लियर है? परफेक्ट आंसर्स कामिनी, ऋषि, अर्पिता, अप्रिशिएट कि आप लोगों ने लिख कर यहाँ पर बताया, थैंक यू सो मच। क्या ये क्लियर है?
सरप्लस से हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट हो सकता है इस साल का कितना होने वाला है प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे, एंड जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में टिल द क्वार्टर प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गया, ये कब आएगा, जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। लेकिन 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 ये भी तो हो सकता है लॉस है और आपको इंटरिम डिविडेंड देना है, जैसे कि हमने फाइनल डिविडेंड में देखा कि अगर लॉस हो रहा है, राइट, फाइनल डिविडेंड में क्या देखा, अगर लॉसेस हो रहा है तो आपको पूरा रूल 3 लगाना है। रूल 3 मतलब वो 4 स्टेप्स लगानी है फाइनल डिविडेंड में, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा अगर लॉस हो रहा है, लॉस है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, लॉस है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कहाँ से आप दोगे, जो भी फ्री रिजर्व का पार्ट फॉर्म कर रहे, पास्ट ईयर प्रॉफिट विच इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व। मतलब दीदी कैसे देने वाले हैं हम लोग, पास्ट ईयर प्रॉफिट पे कब आएंगे, जब लॉस या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी बात बोल दी, इफ यू वांट टू डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड इवन व्हेन देयर इज अ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इन दैट केस सिर्फ पहली बात मान लो, यानी कि पिछले 3 साल में जो भी रेट पर डिविडेंड दिया है उसका एवरेज निकालना है, बस कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, पास्ट ईयर प्रॉफिट में से कब देंगे हम, जब लॉस हो रहा है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है। इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड के केसेस में क्या बोला है, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर, जो भी आपका लास्ट क्वार्टर है, समझो बेटा मेरी बात को, हमारे पास है जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सभी को पता है 4 क्वार्टर्स हैं हमारे पास, ओके राइट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया है, अगर लॉस हो रहा है पिछले क्वार्टर्स तक, पिछले क्वार्टर तक लॉस हो रहा है तो उस केस में कैसे डिविडेंड निकालने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डिसाइडेड कि मुझे क्या करना है, जुलाई में इंटरिम डिविडेंड देना है, तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून टिल द क्वार्टर प्रिसीडिंग, पूरा शुरू से लेके एंड तक का जो प्रॉफिट है वो भी आप यूज कर सकते हो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो। और अगर इन सभी सालों में भी लॉस हो रहा है, इन सभी सालों में भी लॉस हो रहा है, तो उस केस में डिविडेंड की रेट क्या होगी, मैक्सिमम एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 साल में जो भी एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड थी उसका एवरेज निकालेंगे, दिख रहा है ये एवरेज निकाला जाएगा पिछले 3 साल का। अगर कंपनी ने पिछले 3 साल में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, इस साल भी आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। इफ द कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स, तो कंपनी इस साल भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती पास्ट प्रॉफिट से। एम आई वेरी क्लियर, ईजी था। तो बच्चे लोग तुम्हें पता है कंफ्यूज का हो जाते हो, क्योंकि तो तुम तो मेरे नादान परिंदे हो, तुम कंफ्यूज नहीं होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बोलता है कि एबीसी लिमिटेड को हो रहा था इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस हो रहा था 3 साल का, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया कि डिविडेंड किस रेट पर इशू किया था। अभी तुम बताओ कि इस साल कंपनी को कितना डिविडेंड देना है। अब तो तुम तो भावुक, रूल 3 तुम्हारे दिमाग में आता है, तुमने क्या किया, पूरा का पूरा रूल 3 लिख दिया, तो दैट इज रॉन्ग। आपको देखना है कि कंपनी इंटरिम डिविडेंड देना चाहती है, फाइनल डिविडेंड देना चाहती है। अगर कंपनी फाइनल डिविडेंड देना चाहेगी तो 4 कंडीशन है। अगर कंपनी इंटरिम डिविडेंड देना चाहती है इन केस ऑफ लॉस तो सिर्फ एक कंडीशन है, क्या ये दिमाग में गया। सो यू हैव टू चेक इन द क्वेश्चन कि वहाँ पे फाइनल डिविडेंड है या इंटरिम डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड है तो पिछले 3 सालों की रेट का एवरेज निकाला, बात खत्म। अगर वो फाइनल डिविडेंड है तो 3 साल का एवरेज निकालो, 10% विड्रॉ करो पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का, बैलेंस कितना बचना चाहिए फ्री रिजर्व में 15%, और फिर लॉस को माइनस कर दो करंट फाइनेंशियल ईयर का। क्या ये क्लियर है, कोई डाउट किसी भी तरह का, कोई दिक्कत? अच्छा आर्यन ठाकुर, डिविडेंड वारंट्स आर लाइक चेक जिसमें प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ वो डिविडेंड के लिए ही होता है, ठीक है, डिविडेंड्स ही दिया जाता है। यस आर्यन ठाकुर, 101% क्वेश्चन में स्पेसिफिक दे रखा होगा, ठीक है। मैम अमाउंट कम पे करने के पे डिविडेंड रेट भी डिक्रीज हो जाए,
यस 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 गौरव, वो डिक्रीज हो जाएगा, पर जनरली क्वेश्चंस में आपसे अमाउंट ही पूछा जाएगा. सोल एडिट्स, जब वीडियो कॉल करना होगा तब हम करेंगे, है ना. चैप्टर का वेटेज 5 to 6 मार्क्स. बेटा आप सेम तरह के क्वेश्चन ही क्लास में 3 से 4 बार पूछ रहे हो. आई हैव टोल्ड इन द स्टार्टिंग उज्जवल कि कितना चैप्टर का वेटेज है. उसके बाद भी किसी बच्चे ने पूछा, मैंने फिर भी बता दिया. सो आई वांट यू ऑल कि आपका दिमाग इधर ही लगाओ ना क्लास में. अगर कोई फैकल्टी 3 से 4 बार बता चुकी है चैप्टर का वेटेज कितना है, तो वापस सेम क्वेश्चन. मैम अगर करंट ईयर और पास्ट ईयर दोनों में ही लॉस हुआ होगा तो ज्योति मिश्रा समझो, अगर पास्ट ईयर में भी लॉस हुआ है तो कोई बात नहीं, कंपनी के पास फ्री रिजर्व्स तो है ना. तो आप फ्री रिजर्व में से क्या कर सकते हो, फ्री रिजर्व में से डिविडेंड दे सकते हो. यहाँ पर पास्ट ईयर प्रॉफिट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व है ना. फ्री रिजर्व्स की बात करी गई है. डिविडेंड रेट का नहीं होता है नेहा जनरली. स्टेप 3 बता चुकी हूँ मैं निहारिका. एक बार प्लीज आई विल इंसिस्ट यू, जिसको भी रूल 3 में डाउट है आप एक बार पीछे जाके उसे अच्छे से देख लो. फिर भी डाउट आता है फील फ्री टू आस्क मी, मैं आपको वॉइस नोट में समझा दूंगी. ठीक है. सुभाषिश जी, if there is no dividend declared in the past 3 years and it is the case of interim dividend, अगर वो interim dividend का केस है, लॉस हो रहा है, inadequate profit हो रहा है और पिछले 3 साल में कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो इस साल भी आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो. बट इफ इट इज द केस ऑफ फाइनल डिविडेंड, इनएडिक्वेट प्रॉफिट एंड लॉस है, पिछले 3 साल में कोई भी यहाँ पर आपने डिविडेंड नहीं दिया, इन केस ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, बट यू कैन डेफिनेटली डिक्लेयर द डिविडेंड. ठीक है. एक क्वेश्चन करवाऊं, टाइम है हमारे पास. चलो एक क्वेश्चन करवाती हूँ तुम्हें, दिसंबर 23 का ही है आई थिंक. अगर मिल जाता है तो आई विल सी. As far as I can remember, it was of December 23. Let's see. देखना कोई डिविडेंड वाला क्वेश्चन दिख रहा है क्या आप लोगों को. yes that was the question. चलो देखो एक बार ही क्वेश्चन. I have increased the size. दिख रही है ना. क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से, विजिबल है. ये क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ग्लास मेकिंग लिमिटेड हैव डिसाइडेड टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड. साफ साफ बोल दिया है हम क्या चाहते हैं यहाँ पर, इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर करना चाहते हैं. ओके, एट द रेट ऑफ 18%, रेट भी बता दी यहाँ पे. फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ 23-24 द कंपनी हैज इनकर्ड अ लॉस ऑफ 107 करोड़. इस करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को लॉस हुआ है 107 करोड़ का. इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती हैं ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, इसे लॉस हुआ है. तो हमें फटाफट से समझ आ गया ये कौन सा केस है, लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाला केस है. लेकिन 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 अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है, बिकॉज ये इंटरिम डिविडेंड पूछा, फाइनल डिविडेंड नहीं. इसलिए रूल 3 लगेगा नहीं, रूल 3 विल नॉट बी एप्लीकेबल. यहाँ पर ₹107 करोड़ का लॉस हुआ ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 23. उन्होंने देख लिया 30 सितंबर 23 तक जो क्वार्टर एंड हुआ है उन्हें इतना लॉस हो चुका है. ओके, कंपनी ने लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर में ये डिविडेंड डिक्लेयर किया था. ये आपके पास रेट ऑफ डिविडेंड है. आगे बढ़ते हैं.
एग्जामिन द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ग्लास मेकिंग लिमिटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कौन मुझे बता सकता है? लेट्स सी। आपको बताना है क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन सही है, एंड व्हाट इज द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि हम 18% का इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच निर्मल जीना, इट मीन्स अ लॉट टू मी। अच्छा अभी क्या करोगे, क्या करने वाले हो? मुझे फटाफट तुम ही आंसर देने वाले हो। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? यू हैव टू इवेल्युएट द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सही बोला क्या? 18% का जाएगा क्या रेट ऑफ डिविडेंड? क्या करेंगे हम इसमें? इंटरिम डिविडेंड है, मैं ही बता देती हूँ सब, है ना। सी इंटरिम डिविडेंड मतलब रूल 3 तो नहीं लगेगा। सबसे पहले आप लोग एक्सप्लेन करोगे इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या, हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर लॉस होता है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है तो उसका प्रोविजन लिख कर आओगे। हम क्या करते हैं लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट में एवरेज निकालते हैं। एवरेज किसका निकालते हैं? एवरेज ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड जो लास्ट 3 ईयर्स का है, फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो इसमें लास्ट 3 ईयर्स क्या होगा हमारे लिए? 23-24 है, ये वाला और ये वाला। 2019-20 इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू एट ऑल। जरा निकालना है एवरेज। 12 + 15 + 24 डिवाइड बाय 3 कितना आ रहा है बताओ जरा। 17% आ रहा है क्या? कितना आ रहा है एग्जैक्ट बताओ। नहीं, मैं भरोसा ही नहीं कर सकती हूँ तुम लोगों पर नहीं होता, मैं कैलकुलेट खुद कर लूँगी, ठीक है। 12 + 15 + 24, हाथ भी काम नहीं करते अभी तो ठंड में, डिवाइड बाय 3 विच इज 17। 51 डिवाइड बाय 3 हो गया, ठीक है। सो 51 डिवाइड बाय 3 विच इज 17%। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो 18% देना चाहते हैं। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन सही है क्या? नहीं, द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉट वैलिड, वो सही नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैक्सिमम कितना रेट ऑफ डिविडेंड दे सकते हैं? 17%, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द परफेक्ट आंसर। मजा आया? समझ आया कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं? सो इफ यू विल हैव द नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, आपको अच्छे से पता होगा। बहुत से बच्चे होंगे भावनाओं में बहकर पूरा करके आ जाएंगे, रूल 3 लगाकर आ जाएंगे, हमें वो नहीं करना है। क्या इतने बुरे हैं हम जो भरोसा नहीं काजल, आप लोग बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, लेकिन क्या करूँ, मैथ्स आती तो मुझे पता है तुम में से कुछ बच्चों का ऐसे चक्कर गोल गोल होने लग जाता है ना, तो इसलिए मैं भरोसा नहीं कर सकती हूँ। बहुत प्यारे हो यार तुम लोग, तो बहुत मेरे दिल के करीब हो एकदम चलो, क्या ये क्लियर हुआ? दिसंबर 23 का क्वेश्चन है। अगर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कर पाओगे? कितने मार्क्स का है जो बच्चे पूछ रहे हैं? इट इज ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। पूरे 3 मार्क का क्वेश्चन है, एंड दिस इज द हाई टाइम फॉर आवर तूफानी सा रिविजन, क्योंकि हो चुका है आज का लेक्चर एंड। इससे ज्यादा वी विल नॉट गो। क्या तूफानी रिवीजन करोगे मेरे साथ? ओ नन्हे मुन्ने बच्चों, नन्हे मुन्ने नादान परिंदों, सुनो सुनो सुनो, रिवीजन पे ध्यान दो। लेट्स रिवाइज, लेट्स डू समथिंग तूफानी। मेक श्योर यू रिवाइज विथ मी, मेरे साथ रिवाइज करना है। देर इज नो रूल फॉर इंटरिम डिविडेंड सुभाषीष, कोई रूल नहीं है पर, ठीक है। स्टार्ट करो। सबसे पहले वी हैव स्टार्टेड डिविडेंड। डिविडेंड का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है सेक्शन 123 to 127, रूल 3 एंड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स 3, ठीक है। दोनों 3 आ रहे हैं हमारे। डिविडेंड लैटिन वर्ड डिविडेंडम से आया है, विच मीन्स थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नेट पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो टू द शेयर होल्डर्स, दैट इज नथिंग बट दैट इज डिविडेंड। डिविडेंड कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है? फ्री रिजर्व से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अच्छा, फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है? फ्री रिजर्व इंक्लूड क्या
इंक्लूड करेगा? सबसे पहला जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या नहीं आता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, ये फ्री रिजर्व में नहीं आएगा। मतलब इनमें से आप क्या कर सकते हो? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। टाइप्स ऑफ डिविडेंड दो तरह के होते हैं, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कब देते हो? बिटवीन 2 AGM देते हो। फाइनल डिविडेंड कब देते हो? एट द AGM देते हो। फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड वंस इन अ ईयर। इंटरिम डिविडेंड कितनी भी बार डिक्लेयर हो सकता है। फाइनल डिविडेंड को कौन रिकमेंड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिक्लेयर कौन करता है? मेंबर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग। पर इंटरिम डिविडेंड को कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड मीटिंग। फाइनल डिविडेंड में अकाउंट्स फाइनलाइज होने के बाद डिक्लेयर होता है, बट इन द इंटरिम डिविडेंड बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स वो डिक्लेयर हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आफ्टरवर्ड्स हमने देखा सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्या है। अगर मैं फाइनल डिविडेंड की बात करूँ, कितने सोर्सेस है मेरे साथ बोलो बेटा, रिपीट करो, जितना बोलोगे दिमाग में जाएगा। आंखें बंद करो। सोर्सेस ऑफ फाइनल डिविडेंड 3 है। आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट, इस साल जो प्रॉफिट हुआ है, आउट ऑफ द पास्ट ईयर प्रॉफिट विच इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व, एंड थर्ड हमने क्या देखा है? जो भी फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया या गारंटी दी है। क्या यहाँ तक क्लियर है? सोर्सेस समझ आ गए? अभी हम देखो मैनर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कैसे डिविडेंड को डिक्लेयर करोगे। करंट ईयर प्रॉफिट से डिक्लेयर कर रहे हो, करो, आराम से करो, पर क्या अमाउंट को एडजस्ट कर दो, जो डेप्रिसिएशन है एज पर शेड्यूल 2 उसे माइनस कर दो। सेकेंडली, अगर कोई लॉस हुआ है आपका लास्ट ईयर में, क्योंकि करंट ईयर में तो प्रॉफिट हुआ, लास्ट ईयर में कोई लॉस हुआ है तो उसे भी माइनस कर दोगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो नेट प्रॉफिट का कुछ पार्ट कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं? रिजर्व में। इट इज नॉट कंपल्सरी। पास्ट ईयर प्रॉफिट पे कब जाओगे आप? जब इस साल हमें लॉस हुआ है। सो इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट हम कहाँ चले जाएंगे? पास्ट ईयर प्रॉफिट्स में चले जाएंगे। अच्छा, लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट से तो दिमाग में आना चाहिए फाइनल डिविडेंड रूल 3 लगता है। कौन सा रूल लगता है? रूल 3 लगता है। सबसे पहले पिछले 3 साल का एवरेज निकालेंगे, 10% विड्रॉ करेंगे पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का। विड्रॉ करने के बाद बैलेंस कितना बचना चाहिए? फ्री रिजर्व में 15% बचना चाहिए। जो भी अमाउंट आएगा उसमें से क्या सेट ऑफ करने वाले हैं हम लोग? करंट फाइनेंशियल ईयर में जो लॉस हुआ है उसको सेट ऑफ करेंगे। कमिंग बैक टू इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड के क्या क्या सोर्सेस है? जो भी सरप्लस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो भी प्रॉफिट यहाँ तक हुआ है, एंड बोला है, इस जिस क्वार्टर में आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, प्रीसीडिंग क्वार्टर में जो भी प्रॉफिट्स हुआ है आप उसमें से भी डिक्लेयर कर सकते हो। इन द केस ऑफ लॉस हो रहा है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में प्रैक्टिकली देखा है, उस केस में क्या होगा? पिछले 3 साल का एवरेज रेट निकाला जाएगा, सिर्फ बस एवरेज रेट निकाला और उतना डिविडेंड हो सकता है। क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे हमने। डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व में से डिक्लेयर कर सकते हो और किसी रिजर्व में से नहीं डिक्लेयर कर सकते हो। डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया, वंस इट इज डिक्लेयर्ड इट बिकम्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, और एक बार डिक्लेयर कर दिया कंपनी उसे फिर से रिवोक नहीं कर सकती। वेदर इट इज इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड फर्दर। थर्ड, जब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है वहाँ से कितने दिन में डिपॉजिट कराना है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक में एक सेपरेट बैंक अकाउंट में यू हैव टू डिपॉजिट दैट अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 5 days। ये जो डिविडेंड है मैं कैश में दे सकती हूँ? नहीं दे सकती हूँ। क्या मैं काइंड में दे सकती हूँ? नहीं दे सकती हूँ। डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ चेक में जाएगा, डिविडेंड वारंट में जाएगा। ठीक है, एंड दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। और आज का लेक्चर का हो चुका है हमारा स्वाहा। सी गाइस, इधर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चा लोग, इफ़ यू वांट कि इस चैप्टर में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बने वो आप कर लो, ठीक है। देन यू हैव टू सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो भी प्रैक्टिकल करवाए गए उसे आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस को भी आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखो कि आंसर्स आ रहे या फिर नहीं आ रहे, राइट। एम आई वेरी क्लियर? मज़ा आ गया रिविजन में? समझ आया है? दिमाग में गया है पक्का से? थोड़ा थोड़ा गया कि पूरा पूरा दिमाग में चला गया? थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा? क्योंकि फाइनल डिविडेंड बेटा आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स होता है ना शर्वरी, इसलिए। ठीक है, सो शैल वी एंड टुडेज क्लास? ओके बच्चा लोग, मिलते हैं फिर हम लोग SBIL की क्लास में जल्दी से, ठीक है। यस चांदनी, क्या डाउट है आपका बेटा?
मैक्सिमम रेट पूछा गया तो हमने अमाउंट क्यों कैलकुलेट किया पूरा? चांदनी, कहाँ मैक्सिमम रेट पूछा गया है? और हमने मैक्सिमम रेट ही तो कैलकुलेट किया, जो दिसंबर 23 का क्वेश्चन था उसमें हमने मैक्सिमम रेट ही कैलकुलेट किया है। ठीक है, और अगर मैक्सिमम रेट भी पूछा जाएगा तो भी यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट। आप पास्ट ईयर क्वेश्चन के गाइडलाइन आंसर्स भी चेक कर सकते हो। ठीक है चांदनी, सो डो नॉट वरी, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा डिविडेंड। टॉकिंग अबाउट दिसंबर 23 तो वहाँ पर तो हमने एवरेज रेट निकाला विच इज 17%। ठीक है, ओके गाइज, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।